ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मांगल्य मूर्तये प्रकृति पंचभूतानि ग्रहलोका स्वरास्तथा दिशः कालाश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम्। रत्नाकरा धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। वंदे भारत मातरम। आज नूतन वाग्धारा पत्रिका के माध्यम से अनियत काल में संचालित होने वाली संवाद संदर्भ श्रृंखला के अंतर्गत आज हिंदी के प्रख्यात कथाकार, कहानीकार आदरणीय श्री महेंद्र भीष्म जी के सद्य प्रकाशित कहानी संग्रह बड़े साहब और अन्य कहानियां पर एकाग्र आज का यह संवाद संदर्भ कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन नूतन वाग्धारा पत्रिका परिवार की ओर से करते हैं। हमारे बीच आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में नूतन वाग्धारा पत्रिका के संपादक और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदा के हिंदी के विभागाध्यक्ष श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल जी हैं। आपकी अध्यक्षता में आज का संवाद संदर्भ का यह परिचर्चा का कार्यक्रम हो रहा है। इस कहानी संग्रह के सर्जक आदरणीय श्री महेंद्र भीष्म जी हमारे बीच में हैं और एक कथाकार की जो सर्जना है वह दो तरीके से सामने आती है, उनकी लेखनी से निकल करके, और दूसरा उनके पास जो विचार है, उन्होंने जो स्थितियों को देखा है, जो अनुभूत किया है, उन सभी चीज़ों को लेकर के। तो आज उनके विचारों के माध्यम से, उनके द्वारा इस कृति के पीछे, इस कृति की सर्जना का जो वैचारिकता है, उसको जानने का अवसर मिलेगा आपका। इस आयोजन में हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार और अभिनेत्री और कहें तो बहु विधाओं की धनी बड़ी बहन गीतिका वेदिका जी हमारे बीच में हैं। आप टीकमगढ़ से हमारे बीच में हैं और आपको सुनना भी हम सभी के लिए इस कृति के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई सुश्री सीमा सिंह जी हैं। आप शोधार्थी हैं मुंबई विश्वविद्यालय में और आपका जो शोध का क्षेत्र है वो तो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो महेंद्र भीष्म जी का जो समग्र रचना संसार है उसका आपका व्यापक और विशद अध्ययन है और इस कृति के संदर्भ में भी आपका अच्छा अध्ययन है और वो हम सभी को जानने को मिलेगा। तो आज के इस आयोजन में
अभी हमारे बीच में कानपुर से प्रोफेसर दया दीक्षित जी, वो अभी किन्हीं कारणों से जुड़ नहीं पाई हैं, वो भी आएंगी और इस प्रकार यह जो आयोजन है वो क्रमशः चलेगा। तो इसको आगे बढ़ाते हुए आज की इस परिचर्चा के सम्माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से कुछ बिंदु, कुछ चीजें हम बताना चाहेंगे कृति के बारे में और कृतिकार के बारे में, और इसके बाद फिर वो क्रम आगे बढ़ेगा। हाँ ठीक है, आगे बढ़ाइए आप। जी सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महेंद्र भीष्म जी हिंदी के और विशेष रूप से आज की हिंदी कथा साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपका जन्म खरेला महोबा उत्तर प्रदेश में बसंत पंचमी के दिन वर्ष 1966 में हुआ था, और उसी के निकट कुलपहाड़ आपका पैतृक नगर है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर और कुलपहाड़ में हुई। इसके साथ ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में परास्नातक और लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक आप हैं। अभी तक आपके 6 कहानी संग्रह, 1 नाटक संग्रह और 5 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। आपके प्रारंभिक उपन्यासों में जय हिंद की सेना का नाम आता है, और इस उपन्यास पर नाट्य मंचन भी हुआ है। इसके अतिरिक्त आपको वर्तमान में किन्नर विमर्श के स्थापित कथाकार के रूप में जाना जाता है। आपके 2 उपन्यास किन्नर कथा व मैं पायल, यह किन्नर विमर्श के संदर्भ में बहुत चर्चित हुए हैं और इन पर भी नाट्य मंचन हुए हैं। आपकी कई कहानियों के भी नाट्य मंचन हुए हैं और लघु फिल्मों का निर्माण हुआ है। आपके जो 2 बहुत चर्चित उपन्यास हैं किन्नर कथा और मैं पायल, इन पर फीचर फिल्म प्रस्तावित है। शोध कार्यों के साथ ही आपकी जो विभिन्न रचनाएं हैं वो चर्चा में रहती हैं और अनेक समीक्षाएं लिखी गई हैं। आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के यशपाल कहानी सम्मान के साथ ही कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आप इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में निबंधक सह प्रधान न्यायपीठ सचिव के पद पर कार्यरत हैं, और अपनी इन कार्यव्यस्तता के बीच में आपका जो सृजन है, जो लेखन है, वो अनवरत चलता रहता है और यह स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण है। कथा साहित्य के एक अध्येता के रूप में हमने यह जाना है, देखा है कि कथा साहित्य को ऐसे कथाकारों ने विशेष रूप से समृद्ध किया है जो वस्तुतः हिंदी के परंपरागत अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में जिनकी गणना नहीं होती, उनके अनुभव का जो क्षेत्र है, अनुभव का जो दायरा है, वह भी अत्यंत विस्तृत और व्यापक होता है, और इसका लाभ अनेक तरीके से कथा साहित्य को मिला है। इस दृष्टि से अगर आपकी आज की समीक्षा में आने वाले कहानी संग्रह बड़े साहब और अन्य कहानियां इस कहानी संग्रह की बात करें तो इसमें 11 कहानियां जो संग्रहित हैं वो आप
ने स्वयं अपने कथन में, पूर्ववाक में इस बात को कहा है कि वह सारी कहानियां आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके सामने से जो घटनाएं गुजरी, जिनको आपने देखा, अनुभूत किया, उनसे जुड़ी हुई है। और इस दृष्टि से यह कहानियां अपने आप में बड़ा विशेष महत्व रखने वाली हैं। और इन कहानियों पर विस्तृत व्यापक चर्चा आगे के क्रम में होगी। और इसलिए हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मुंबई विश्वविद्यालय से में जो शोधार्थी हैं सुश्री सीमा सिंह जी, उनको आमंत्रित करते हैं कि वे अपनी इस कृति पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियां जो हैं वो देने का कष्ट करें। सुश्री सीमा सिंह जी। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करते हुए मैं मुंबई विश्वविद्यालय से सीमा सिंह अपनी जो अभिव्यक्ति है इस काव्य संग्रह पर मैं जरूर करना कहानी संग्रह पर जरूर करना चाहूंगी। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आप सभी तक बेहतर रूप से पहुंच रही है और कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले मैं आदरणीय महेंद्र, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आदरणीय महेंद्र भीष्म जी को, जो कथाकार, उपन्यासकार और एक संवेदनशील रूप में जो लेखन कार्य करते हैं, किसी अन्य समस्याओं के रूप, कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं उसे उठाते हुए जो अपना लेखन कार्य करते हैं, महेंद्र भीष्म जी, उन्हें मैं अनेक शुभकामनाएं देती हूँ उनकी इस कृति के लिए। और साथ ही साथ ये जो कृति जो है हमारी दी, जिन्हें हम दी कहते हैं, गीतिका वेदिका जी, उन्हें भी ये समर्पित है। तो आप दोनों को ही हमारी तरफ से अनेक शुभकामनाएं, और हमें ऐसी इसी प्रकार की अन्य कहानियां और सुनने मिलती रहे, पढ़ती मिलती रहे, इसकी मैं उम्मीद जरूर करूंगी। आगे है कि मैं जो कहानियों का संग्रह है, ये जो पुस्तक है उसकी कृति का नाम है बड़े साब और अन्य कहानियां। इस पुस्तक में 11 कहानियों का संकलन है। 11 कहानियों के संकलन में जितनी भी कहानियां हैं, आप क्रम से यदि हम कहानियों का जिक्र करें तो सभी कहानियां अपने नाम के अनुसार, शीर्षक के अनुसार, उनमें केवल कहानी के साथ साथ जो समस्याएं हैं, जो समाज में अब लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए और प्रस्तुत होनी चाहिए, ये एक कहते हैं कि एक परत दर परत उघड़ती चलती है। और लिखने की ये जो कृतियां हैं इस प्रकार से लिखी गई है, इनकी लेखन शैली इतनी कहें कि हम अंत में ऐसा लगता है कि कहीं जाकर कि ओह ये क्या हो गया। तो ये जो विस्फारित वाले, जो विस्मित कर देने वाली जो चमत्कार, एकदम रहस्य के, अरे ये रहस्य ऐसे है, इस प्रकार से खुल गया। तो ये परत दर परत जो उघड़ती रहती है समस्याएं के हमारे लोगों के सामने प्रस्तुत होती हैं कहानियों के माध्यम से, महेंद्र भीष्म जी ने बहुत ही संवेदनशील रूप से लिखा है। कहानियों के जो शीर्षक है मैं पहले ये बताना चाहूंगी। 11 कहानी में जो सबसे पहली कहानी है बड़े साब। बड़े साब कहानी से ही पाठकगण अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े साब अर्थात क्या। जो ये बड़े साब अधिकतर हमसे उच्च वर्ग या जहां पर हम मध्यम वर्गीय या फिर उच्च वर्गीय में हमारे बॉस के रूप में जो जाने जाते हैं, और जो हमारे जो उनके अंदर, मतलब उनके अंडर में जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके लिए हम हमेशा कहते हैं कि बड़े साहब, जो जी साहब, जो उनको खुश रखना है, उन्हें उनके अनुसार चलने में ही जो उनका काम करने वाले व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, वो किस प्रकार से अपनी पदोन्नति कर सकते हैं। केवल यही नहीं, इसके अलावा इसमें और कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। केवल पदोन्नति के मामले में हम अब तक जो लोगों के सामने जो समाचार या हम देखते हैं, घटनाएं घटित होती हैं कि लालच दिया गया, पैसों की रिश्वत, ये काम कर दो, वो काम कर दो, छोटे मोटे काम कर दो। इसके अलावा कुछ और भी समस्याएं हैं जो इस कहानी में पाठकगण को अचंभित कर देंगी। जो हम अपने आप को किसी को आदर्श मानते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हमें इस साहब के अनुसार बनना है और इनके आदर्शों पर चलना है और इनके जैसे हमें आगे बढ़ना है, और हम इनके सहारे अपना सब कुछ सर्वस्व दान करने के अलावा हम जैसा चाहते हैं हम उसके हिसाब से चलेंगे। उनके खुश रखने की, जो खुश रखना है, जो सभी को खुश रखने वाला, अपने बॉस को खुश रखने वाला जो नजरिया होता है, वो किस प्रकार से एक बॉस है और वो किस प्रकार से अपनी कहते हैं ना कि ऐसा व्यवहार
इस कहानी में आप पाठकगण पढ़ पाएंगे कि लगेगा कि नहीं, ये भी कुछ अलग है ये कहानी, और ये समस्या भी बहुत अलग है। तो इसे पढ़ने के लिए मैं चाहूंगी कि सभी ये जो कहानी है, ये कहानी संग्रह है, लोग जरूर पढ़ें। लेकिन मेरी नजरिए से बड़े साहब और जो एक और कहानी है जो रब राचे, ये दोनों ही कहानियां अगर हम ऑफिस वर्ग में, जैसे जहां पर कर्मचारी होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उन केवल महिलाओं के साथ नहीं, हमारे समाज में क्या धारणा है कि महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें बॉस को खुश रखना है, या फिर उन्हें जितना पुरुष के लिए वेतन तय है वो क्या केवल महिलाओं के लिए भी उतना ही तय है क्या? दोनों में काम करने की जो समानता है, इस प्रकार की जो भेद है, ये जो असमानताएं नजर आती है, इससे अलग भी कुछ घटनाएं हैं जो आप जो रब राचे कहानी के माध्यम से आप जान पाएंगे, इस रहस्य का खुलासा कर पाएंगे कि ऐसा क्या है और कौन सी समस्याएं महिलाओं के सामने प्रस्तुत हो सकती हैं, या उन्हें उसका समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़े साहब कहानी के कथानक में एक घटना का उल्लेख किया गया है कि जो शालिनी माथुर है, और वो किस प्रकार से अपने जीवन की कहानी कहती है कि वो एक सैनिक की बेटी है और उनकी कोर्ट मार्शल। तो ये जो कहानी है, जो रब राचे पढ़कर मुझे स्वदेश दीपक जी का कोर्ट मार्शल नाटक है वो याद आ जाता है। तो कहानी सामान अब महेंद्र भीष्म जी ने अपने कथानक में ही कह दिया है कि उन्होंने अपनी भूमिका में ही कह दिया है कि ये कहानी हो सकता है लोगों ने पढ़ी हो, कहीं ना कहीं सुनी हो, ये कहीं ना कहीं पढ़ी हो, सुनी हो, लेकिन इन्होंने जो इस घटना को एक अन्य पक्ष की ओर को परखा है, ये वाकई पढ़ने के लिए मैं कहूंगी कि पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि जो आत्मविश्वास इन कहानियों के पात्रों में नजर आता है, वो कहीं ना कहीं कामकाजी महिलाओं को, वर्तमान समय में कामकाजी जो महिलाएं हैं, यहाँ केवल महिलाएं नहीं, पुरुष के सामने भी ये श्रीवास्तव जो पात्र है, बड़े साहब कहानी का श्रीवास्तव जो पात्र है, और या फिर जो रब राचे कहानी की शालिनी माथुर है, इन दोनों पात्रों के माध्यम से कामकाजी महिलाएं अध्ययनशील जो खुद काम करके अध्ययन करना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, घर परिवार को देखना चाहती है, तो उनके सामने लोग, समाज, जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, और वो उनका किस प्रकार से शिकार करते हैं, या किस प्रकार से उन्हें अपने जो छुपा हुआ उनका जो चेहरा है वो किस प्रकार से लेकर आते हैं, ये आप इन दोनों कहानियों के माध्यम से जान पाएंगे। और ये जो दोनों ही कहानियां के जो पात्र हैं, ये हमें कहते हैं कि हमें संबल प्रदान करती हैं, क्योंकि एक कहते हैं ना कि हम जिस सांचे में ढले हुए हैं और हम उससे जब बाहर निकलते हैं, या उससे हमें कुछ अलग नजर आता है, तो बहुत सारी जो हमारे रहस्य हैं वो खुलते जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार की कुछ और ये जो कहानियां हैं, इनमें एक क्रम में तंग नजर और माई कहानी भी मुझे लगता है कि मेरे दिल को छू गई है, मेरी भावनाओं को मतलब उद्वेलित करती हैं कहीं ना कहीं से। ये पूरी ये कहानी तंग नजर और माई, जैसे शुरू में ही सर ने कहा कि महेंद्र भीष्म जी वो किन्नर विमर्श के प्रति मतलब सशक्त हस्ताक्षर के रूप में माने जा रहे हैं। उन्होंने कई आयोजन किए, अन्य कई कार्य किए हैं ताकि किन्नर विमर्श को बढ़ावा मिले और उनकी समस्याओं को लोगों के सामने लाया जाए। यही उपन्यास तो उन्होंने लिखे, उपन्यास तो हमारे सामने है ही महेंद्र भीष्म जी के, लेकिन कुछ ये कहानियां, इन कहानियों के संकलन में भी तंग नजर और माई, ये जो आप कहानी पढ़े, पाठकगण यदि पढ़े, तो आपको लगेगा कि नहीं, उनसे भी कुछ अलग है और कुछ समस्याएं हैं। और इन कहानियों के जो पात्र हैं, माई कहानी का जो पात्र है वो किस प्रकार से माई को अपने घर में लेकर आते हैं, ये समाज की कहते हैं कि मांग है। मतलब ऐसे ही पात्र आज हमारे सामने, हमारे समाज में इनकी आवश्यकता, ऐसे पात्रों की आवश्यकता है। मुझे लगता है शायद इसीलिए महेंद्र भीष्म जी ने ऐसे पात्रों को अपने कहानियों में रखा है, उनके चरित्र को, उनकी घटनाओं को, उनकी जो संवाद है वो इस प्रकार से रखे हैं कि कुछ ये पढ़कर ही ऐसे पात्र हमारे वास्तविक रूप में भी समाज में जरूर सामने आए। साथ ही साथ तंग नजर, यदि इसके जो कहानी का एक कहते हैं कि एक छोटा सा मैं संदर्भ देना चाहूंगी। तंग नजर में एक वाक्य है कि
जब किन्नर रानी है वो कहती है कि पर भैया तो सारी बातें करते हैं पर अपने घर पर आने के लिए कभी नहीं कहते। ये जो वाक्य है मन को कहीं ना कहीं मतलब पीड़ादायक होती है कि जब तक हम अपने स्वार्थ हित सभी को अपना लेते हैं, लेकिन उनकी जब तक स्वार्थ होता है, पूरा होता है, हित में होता है, तभी तक हम किसी से बंधे होते हैं, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। और ये एक प्रकार का जो मन को कहते हैं कि वो सारी जो पीड़ा उकेरने वाला जो कथानक है, ये तंग नज़र और माई कहानी के माध्यम से पाठकगण को और सभी मुझे लगता है सुधीजनों को, साहित्यकारों को कहीं ना कहीं आपके विषय में भी शोधार्थी हैं उनके लिए भी ये कहानी जो है ये तंग नज़र और माई कहीं ना कहीं उपयोगी जरूर सिद्ध होगी। और इनके जो पात्र हैं वो हमारे समाज की आज वर्तमान समय में आवश्यकता है, और ऐसे ही पात्र मुझे लगता है कि हम में भी वो कहीं ना कहीं वो चरित्र जो है वो निर्माण होने की आवश्यकता है। इसी के संदर्भ में आगे क्रम में मैं गच्छू गरिया और कमल का पत्ता और बिन्नू, ये जो कहानी, मैं पूरी कहानियों का कथानक नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि समय निर्धारित है। गच्छू गरिया ये समलैंगिकता की क्या किस प्रकार से कहानियां हो सकती है। जब एक पात्र कहता है कि मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मन्नू के जो मामा है गच्छू जो है वो उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन उसमें एक और घटना आती है कि जो मन्नू के मामा है वो किस प्रकार से उनका विवाह हो जाता है, और वो जो वाकई में जो कहा है कि अगर विवाह नहीं होता तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो इस प्रकार के जो घटनाक्रम है, और इन कहानियों गच्छू गरिया और कमल का पत्ता यदि आप पढ़ते हैं तो उसके देश काल, वातावरण और परिवेश जो है, हम ऐसा लगता है कि हम पढ़कर उस गांव में चले गए हैं, उस कस्बे में, उस महानगर में, कि इतनी खूबसूरत तरीके से कथानक और साथ ही साथ लेखन शैली दोनों ही एकदम बेहतरीन लेखन कार्य है इस संदर्भ में, कि हम पढ़कर ऐसा लगता है कि नहीं बिल्कुल ये वाकई हमारे जमाने में तो यही होता था, इसी प्रकार से ये जो ब्याह है वो होते थे। तो बहुत ही बेहतरीन प्रेम की जो पराकाष्ठा है ना, केवल स्त्री के पुरुष के प्रति और पुरुष का पुरुष के प्रति ही नहीं, बल्कि पुरुष के प्रति भी प्रेम की पराकाष्ठा नजर आती है। गच्छू गरिया और कमल का पत्ता में पात्र का नाम है दिलदार खां। दिलदार खां का जो पात्र है उस नाम से ही मुझे वो जो पहली कहानी है हिंदी साहित्य की, उसमें एक दिलदार इसी प्रकार का एक पात्र आता है जो प्रेम को पाने के लिए दर बदर ढूंढता है कि वास्तविक प्रेम क्या है। यही मुझे लगता है कहीं ना कहीं लेखक ने जो वाकई आज के जमाने में, वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं, धर्म, जाति, भेदभाव, इन सब के परे जो प्रेम होता है, इसे कमल का पत्ता कहानी के रूप में दिलदार खां जैसे पात्र के माध्यम से किस प्रकार से प्रेम में मजहब भी बदल देना और साथ ही साथ मैला ढोने के लिए भी तैयार हो जाना, ये जो कहानियां, ये जो ऐसे जो चरित्र है, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तक मैंने जितनी कहानियां पढ़ी हैं ये वाकई इस प्रकार के कि मैला ढोने के लिए भी तो जो पात्र है वो तैयार है। तो ऐसे जो पात्र हमारे समाज में किस प्रकार से हम प्रेम में इतने कहते हैं कि प्रेम में हम इतने आपको समर्पित कर देते हैं, और जो दारू है, जो व्यसन है, वो किस प्रकार से इस प्रेम को भी स्त्री का जो मन है, अगर वो उस प्रेम को नहीं पा रहा है, जिसे वो प्रेम नहीं मिल रहा है जिसके लिए वो समर्पित है, और वो प्रेम कहीं ना कहीं टूटता हुआ जो धागा है, अगर वो कहीं धीरे धीरे खींचता है तो वो अंततः टूट ही जाता है, लेकिन जो टूटे हुए धागे को भी अंत तक जोड़े रखना चाहता है। ऐसी जो कहानी के कथानक है कमल का पत्ता कहानी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। इसके साथ ही माफ करिएगा सर, समय है मैं बोलूं? आप बोलिए। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। इसी के साथ ही एक और कहानी जिसका नाम है हलाला कहानी पढ़कर मैं ये कहूंगी कि मैं कल रात में ये पूरी कहानियां में, ऐसे तो मैंने ये कहानियां पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन कल हलाला जब कहानी मैंने पढ़ी, मैं रात भर में इस विचार में सो नहीं पाई कि उस कहानी का जो समापन है, इसका हलाला कहानी का जो समापन है, किस प्रकार से उस वाक्य को लिखा गया है, ये पढ़कर जो मन में पीड़ा है कि
क्यों इतना ये जो तकलीफ है, ये जो दर्द है स्त्रियों के प्रति पितृसत्तात्मक समाज में, वो किस प्रकार से लेखक ने महेंद्र भीष्म जी ने उकेरा है, सोचने पर मजबूर कर देते हैं, विवश कर देते हैं इस प्रकार की कहानी के पात्र। और हलाला कहानी पढ़कर मुझे भगवान दास मोरवाल जी की का जो उपन्यास है हलाला, ये याद आ जाता है कि उसमें भी भगवान दास मोरवाल जी ने भी अपना उपन्यास लिखा है हलाला, और उसमें उन्होंने किस प्रकार से तलाक शुद्ध, मतलब कि अगर तलाक दे दिया है इस्लाम परिवेश में, धर्म में, तो बिना हम बिस्तरी के दोबारा उससे तलाक लेकर अपने पहले शौहर के पास नहीं जा सकती। और इसमें इस कहानी, ये तो ठीक है, ये सभी को पता है, हम इतना समय आगे बढ़ चुका है, इतनी जानकारी इकट्ठा हो रही है कि सभी को ये पता कि ये क्या है, जो तलाक है और निकाह है, हलाला है, ये क्या है। लेकिन इस कहानी की खूबी ये है, इस कहानी की विशेषता इस प्रकार से है कि कहानी के अंत में किस प्रकार से जो पत्नी है, अशरफ मियाँ की जो पत्नी है, वो किस प्रकार से उसके साथ जो व्यवहार होता है उसके अपने ही मित्र के साथ, और वो कहता है कि मुझे जन्नत के मजे लेने दो, मेरी भाभी अर्थात मेरी बेगम के साथ मुझे कहते हैं कि और पाक होने दो। ये पाक होने का जो दोयम धर्म की आड़ में किस प्रकार से परत चढ़ाकर, हलाल का अर्थ होता है कि वैध, और उसका ठीक उल्टा हराम अवैध, तो उसे हलाला के रूप में किस प्रकार से, और एक स्त्री के मानसिक शारीरिक जो पीड़ा है उस पर किस प्रकार से जुल्म अत्याचार होते हैं, उसे वैध करार देकर, हलाल मतलब कि बताकर, हलाला कहकर, तो इसे भी कहानी के माध्यम से बहुत ही मार्मिक रूप से, मैं कहूंगी मार्मिक रूप से, और एकदम चोट करती है ये कहानी यदि आप हलाला कहानी पढ़े तो। और इसी कहानी के अंत में एक सवाल है, ये प्रश्न खड़ा करता है, यह अशराफ मियाँ का जो पात्र है, ये प्रश्न खड़ा करता है कि क्या इन सब में मेरी गलती है। हलाला निकाह ये जो स्त्रियों पर अत्याचार होता है केवल एक ही पक्ष नहीं है, इसके आड़ में धर्म, समाज, और साथ ही साथ पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है, जो मधुर रिश्ता होता है, वो किस प्रकार से नोक झोंक से बढ़ते हुए, जो गुस्से में बढ़ते हुए क्या से क्या रूप ले लेता है, मतलब मधुर संबंध किस प्रकार से विनाश का रूप ले लेता है, टूटने के कगार पर आ जाता है, या कहे कि टूट ही जाता है। तो केवल ये धर्म की अगर हमारी नींव जो है, पति पत्नी के रिश्ते की नींव जो है, वो कहीं ना कहीं कमजोर है, तो उस पर समाज, धर्म, आर्थिक समस्या सारी हावी होने लगती हैं। और ये आप पढ़ पाएंगे हलाला कहानी के माध्यम से। उपन्यास में किस प्रकार से और ये कहानी किस प्रकार से है, ये आप मुझे लगता है पाठकों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका अंत बहुत ही वाजिब सवाल खड़ा करता है कि क्या इन सब के पीछे का कारण मैं ही हूँ। तो ऐसे ही मतलब कि बहुत सारे कहानियों के माध्यम से उन्होंने ये जो रिश्ते हैं ये जो रिश्ते हैं किस प्रकार से होने चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे एक और जो कहानी है जेठा कहानी के माध्यम से चुनरी की रस्म हो किस प्रकार से होती है, ये भी एक सामाजिक कुप्रथा है कि किस प्रकार से इन प्रथाओं के माध्यम से कि अत्याचार जो स्त्री पितृसत्तात्मक जो समाज है वो स्त्री पर किस प्रकार से प्रताड़नाएं देती हैं। इसके साथ ही साथ जो मन के भाव हैं, एक देवर की शादी, मतलब अभी भी अगर ये समाज, लेखक ने जो कहानी लिखी है वर्तमान को संबोधित करते हुए ही लिखी है, आज भी ये घटनाएं, ये जो चुनरी की रस्म है कि पति के स्वर्गवासी हो जाने के बाद देवर के साथ विवाह कर दिया जाना, और वो भी जबरदस्ती, ये भी आज भी ये घटनाएं घटित होती हैं। और लेखक का काम ही होता है कि ऐसी जो हमारे समाज की कुप्रथाएं हैं, जिनकी माध्यम से समाज में कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसे लेखक अपने पाठकों के सामने रखता है, जो कि अत्यंत आवश्यक है। यही लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं सवेरा होगा, और ये जो कुप्रथाएं हैं वो कहीं ना कहीं बंद होगी। तो बहुत ही अतुलनीय कार्य किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है आदरणीय महेंद्र भीष्म जी ने। और मुझे लगता है कि मैंने अधिक समय लिया है, मैं आदरणीय महेंद्र भीष्म जी को और गीतिका दी को और आप सभी उपस्थित विद्वजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी पाठकगण, आप लोग ये जो कहानी संग्रह 11 कहानियों का, जिसमें कमल का पत्ता, जेठा, व्यथा कथा, ये जो 11 कहानी ना अपने आप में विषय के साथ, पात्र के साथ, कथानक के साथ एकदम महत्वपूर्ण है।
और सभी अपने अपने स्थान पर कहते हैं कि हम एकदम पूरे समुद्र में से 9 रत्न निकलते हैं किस प्रकार से, और 9 रत्नों का किस प्रकार से मूल्य होता है, ये इन कहानियों के माध्यम से, कहानी संग्रह के 11 कहानियों के संकलन के माध्यम से जाना जा सकता है। आप सभी ने मुझे सुना, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने हमसे पूछा था कि हमारे विषय में पीएचडी हिंदी विभाग के विश्वविद्यालय की, मुंबई विश्वविद्यालय की शोध छात्रा हूँ और मेरा विषय किन्नर-विमर्श पर है। और लेकिन महेंद्र भीष्म जी की जो नई जो अभी रचना प्रकाशित हुई है, बड़े साहब और अन्य कहानियां, वाकई पढ़कर हमारे मन में वही सवाल, प्रश्न खड़े करती है और उसी प्रकार से द्वेलित करती है जो इनके महेंद्र भीष्म जी के उपन्यासों को पढ़कर हमें प्रेरित करती है। और एक बात, ये जो गीतिका वेदिका जी की अधूरी देह जो गीत है, जो संग्रह है, वो कहीं ना कहीं जैसे हम ढूंढते रहते हैं महेंद्र भीष्म जी की रचनाओं में, वो हमें इस संग्रह में भी वो मिल ही जाएगा, अधूरी देह। तो दी को और आप सभी को अनेक शुभकामनाएं। आप सभी ने समय दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े विस्तार के साथ में इस कहानी संग्रह पर अपनी पाठकीय जो टिप्पणियां हैं उनको दिया, और कई सारी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जो हैं वो आपने यहाँ पर रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना जो है, उस रचना के जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से रचना के भी 2 पक्ष होते हैं। एक रचनाकार का जो सृजन है उसको हम देख पाते हैं, लेकिन उस रचनाकार ने किन पीड़ाओं को, किन स्थितियों को, किन चीजों को देख करके किस प्रकार के वैचारिक उद्वेलन के बीच में जा करके अपनी कृति को स्थान दिया है, किस प्रकार से सर्जना की है, वह स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस दृष्टि से यदि जानना हो तो वह स्वयं कृतिकार के माध्यम से ही जाना जा सकता है। और इसलिए महेंद्र भीष्म जी को उनकी इस कृति के संदर्भ में सुना जाना बहुत महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है, अपेक्षित है, आवश्यक है। तो हम उनको विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करेंगे कि किस प्रकार यह कहानी संग्रह पाठकों तक पहुंचा, हम सभी तक पहुंचा, इसके सर्जना का जो क्रम है उसको आदरणीय महेंद्र भीष्म जी से जानने को मिलेगा। तो बड़ी विनम्रता के साथ उनको उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं श्री महेंद्र भीष्म जी। आपका माइक बंद है। नमस्कार। सबसे पहले आज के इस आयोजन के अध्यक्ष प्रोफेसर शुक्ल जी, जो मेरे बुंदेलखंड बांदा से हैं, उनको सादर प्रणाम। आज का जो ये आयोजन है, जिसे श्री राहुल मिश्र जी लेह से संपादित कर रहे हैं, उनको बहुत साधुवाद और अग्रिम धन्यवाद। बड़े साहब जो कहानी संग्रह है, जैसा अभी सीमा जी बता रही थी, जो मुंबई विश्वविद्यालय की शोधार्थी भी हैं और वहाँ पर एक इंटर कॉलेज की प्रवक्ता भी हैं हिंदी की, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो भारतीय सेना के सिपाही की धर्मपत्नी भी है। और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, जबकि वो आज शायद मुंबई से वो अपने गृह प्रदेश बिहार प्रस्थान कर रही हैं। और इस कृति बड़े साहब
तो मैंने जिसे समर्पित किया है, जो हमारी बुंदेलखंड धरा की बहुमुखी प्रतिभा की धनी और नाट्य निर्देशिका, अभिनेत्री, एक अच्छी गीतकार और एक कोमल हृदय की नारी हृदय उनमें बसता है। अभी नक्कू सिंह पारासर जो एक बिलोटा था, जब वो 1 दिन का था, उसको इन्होंने पाला, पोसा, बड़ा किया और वो युवावस्था को प्राप्त कर इस समय कहीं चला गया। और कल ही परसों एक गिलहरी का बच्चा इनके पैरों के पास आते-आते बचा और उसको ये अपने घर में रखकर उसको पाल-पोस कर और वही स्थान देंगे जो उस घायल बिल्लियों को दिया था। ऐसे ही प्रतिभावान गीतिका, वेदिका जो इस कृति की मूल में हैं, इनको ये कृति मैंने समर्पित भी की है। बहुत-बहुत उनका आभार, धन्यवाद। अभी आशीष कुलश्रेष्ठ से बात हुई थी, उनको माइग्रेन है, वो भी उपस्थित हो सकते हैं। और मेरी एक पाठिका हैं प्रतीति श्रीवास्तव, वो भी आ सकती हैं अपनी बात रखने के लिए। और दिल्ली से सीमा वत्स जो शोधार्थी भी हैं और अंग्रेजी की प्रवक्ता हैं वहाँ पर, वो भी जुड़ सकती हैं। समय सीमित है, पर मैं शुक्ल जी से अनुरोध करूँगा कि वो उनके साथ कोई समय नहीं होगा और उनको मैं पूरा सुनना चाहूँगा। गीतिका वेदिका से भी अनुरोध है कि वो भी अपनी सारी बातें रखें। मैं एक लेखक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कोई भी कहानी जब लेखक कहीं से भी उठाता है, तो निश्चित है कि वो उस कहानी से ठीक वैसे ही जुड़ जाता है जैसे अपने पात्रों के साथ वो जीता है। वो घटनाएँ जीता है जो बीत चुकी हैं, जो बीत रही हैं या जो बीतेंगी। लेखक ही नायक होता है, लेखक ही खलनायक होता है और वह दोनों पक्ष को न्याय देने की कोशिश करता है। एक कहानी आप अगर ले लेते हैं जेठा, तो जेठा कहानी में अगर वो विधवा है, वो विधवा माँ का बेटा है, विधवा माँ का देवर है, उनकी जो सास हैं, इन सब के जो भी संवाद हो रहे हैं, जो भी मनःस्थितियाँ उन पात्रों के साथ गुजर रही हैं, तो वो लेखक उनसे जुड़ा है। अगर वो देवर संवाद स्थापित कर रहा है, उसकी मनःस्थिति है, तो वो लेखक उसकी स्थिति में जाकर फिर वो शब्द चयन करता है, लिखता है। इसी तरह जो भी समाज में घटनाएँ घटती हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति भी जब उस घटना को देखता है, उद्वेलित होता है, संवेदनशील हो उठता है, बहुत सारी चीज़ें वो सोचता है। पर जो लेखक होता है, जो कवि होता है, वो उसमें कोई कविता लिख देता है या कोई कहानी लिख देता है, वो रह नहीं सकता बिना लिखे। उसे वो चीज़ें मथती रहती हैं और दिमाग में कोई-कोई कहानी बहुत दिन तक चलती हैं, महीनों तक चलती हैं, यहाँ तक कि वर्षों तक चलती हैं। और कोई कहानी आज दिमाग में आई और सुबह प्रातः होते ही लिख गई। ऐसी भी कहानी है जो एक बैठक में भी लिखी गई है और ऐसी भी कहानी है इस संग्रह में जो 20-22 या जो कमल का पत्ता कहानी है, वो 1998 में लिखी गई थी और 1998 और 21 में आप जोड़ लीजिए। उस कहानी को रीराइट करके और अभी जब मैं संग्रह के लिए लाया, तो ऐसा समय काल भी लगता है। एक कहानी है आप भी, वो भी कहानी बहुत पहले लिखी थी, अधूरी थी, उसे पूरा किया बाद में। तो एक अंतराल से दूसरे अंतराल तक अगर एक छोटी-सी कहानी लिखने में समय लेती है, तो आप समझ सकते हैं कि जब तक वो चीज़ें फिर से पुनः नहीं जुड़ जाती लेखक के मन में,
तब तक वो उसको आगे नहीं बढ़ाता। मेरे साथ ऐसा ही है, चाहे वो उपन्यास लेखन हो, कहानी लेखन हो। देखिए, हमारे बीच में आशीष कुलश्रेष्ठ जी जुड़ गए हैं और प्रीति श्रीवास्तव जो उच्च न्यायालय में एडवोकेट हैं, वो भी जुड़ गई हैं और आप लोग का स्वागत है। तो मैं ये बता रहा था कि अभी कोरोना काल चल रहा है और 2020 में ये समय कुछ ज़्यादा भी था और अब पुनः दूसरा वेव आ गया है। तो उस समय जो समय मिला, तो मैंने अपने पुराना जो लिखा हुआ है, अभी मेरे करीब 6 उपन्यास, मैं अभी एक दिन जोड़ रहा था, मेरे 6 उपन्यास अभी अधूरे लिखे गए हैं। जो कोई 80 पेज है, कोई 50 पेज है, कोई 100 पेज तक पहुँच गया है, तो वो लिखे जाने हैं। इंदिवर जी के ऊपर है, खनन माफियाओं के ऊपर है, एक कस्तूरी बिन्नू है, जिस पर अभी एक नाटक भी गीत कविता कर चुकी हैं, वायरी विधाता। तो ऐसे उपन्यास हैं जो अभी अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं और वह कब लिखे जाएंगे, सब ईश्वर के हाथ में है। फिलहाल कोरोना काल का जो समय मिला था बीच में, उसमें मैंने अपनी 7-8 कहानियाँ पुनः लिखी, कुछ कहानियाँ वर्तमान की थी। तो वो अजय अग्रवाल जो मेरे कुलपहाड़ गाँव के हैं और जिनका काव्या पब्लिकेशन है, उन्होंने बहुत पहले से कह रखा था, भाई साहब आपकी एक किताब मुझे भी छापनी है। उन्होंने बहुत बड़े-बड़े लेखकों को छापा है, अचला नागर जी भी उनके यहाँ से कई उनके नाटक वगैरह छपे हैं। तो काव्या पब्लिकेशन का दिल्ली और भोपाल में कार्यालय है, तो मैंने बड़े साहब कहानी संग्रह उनको दिया छपने के लिए और उन्होंने बहुत अच्छा इसका सब कुछ करेक्शन वगैरह, कई बार करेक्शन भी होते हैं, कई आवरण चित्र है, छोटी-छोटी बातें होती हैं, तो वो बड़ा सहयोग करते रहे कि नहीं भाई साहब आप जैसा कहेंगे, जब कहेंगे तब इसको पूरी तरह से संशोधित करके हम छापेंगे और वो इस तरह से किताब आ जाती है, कहानी संग्रह ये आ जाता है और अगले 15 दिन बाद ये अमेज़न में उपलब्ध हो जाएगा। और एक उपन्यास भी इसी कोरोना काल में लिखा गया था, बैरी जिसका शीर्षक है, वो प्रलेख प्रकाशन मुंबई ने उसको छापा। उनसे भी मेरा एक वादा था कि मैं आपको एक किताब दूँगा और यहाँ लखनऊ पुस्तक मेले में उसका लोकार्पण हुआ और काफ़ी अच्छा पाठकों ने उसको अपना समर्थन दिया। कहानियाँ जो बड़े साहब की बात है तो पीडब्ल्यूडी में चाहे वो चीफ इंजीनियर हो जाएँ, पर जो एक्सियन होते हैं उनको बड़े साहब बोला जाता है, जो एसडीओ होते हैं उनको छोटे साहब बोलते हैं। तो एक कोर्ट में मेरे किसी परिचित का कोई मुकदमा लगा था, तो जब उनकी तारीख होती थी तो वो मेरे पास आके बैठा करते थे। आज से करीब 25 साल पहले की बात है। तब उन्होंने ये अपने साथ बीती घटना सुनाई थी और इसको मैंने उसी समय कहानी का रूप दिया और बड़ा डरता रहा कि ये कहानी अश्लीलता और इसमें तो ना आ जाए, पर मेरे कुछ जो मेरे वरिष्ठ हैं उन्होंने इस कहानी को पढ़ने के बाद कहा कि नहीं, ये कहानी एकदम अच्छी है और इसको छपने को दीजिए। कृष्ण बिहारी जी कानपुर से वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कथाकार हैं। वो कानपुर से निकट पत्रिका निकालते हैं। बड़े साहब कहानी उसमें उन्होंने प्रमुखता से छापी और उनकी निकट पत्रिका के छपने के कारण मेरे पास हिमाचल, हरियाणा और असम से भी फ़ोन आए। मतलब यहाँ स्थानीय फ़ोन आने की बात अलग है, पर ऐसे दूर-दराज तक उनकी पत्रिका जाती है और बड़े साहब कहानी उनको अच्छी लगी। तो मुझे भी अच्छा लगा। अभी हलाला कहानी जो मुद्रा राक्षस जी जो बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, चिंतक हुए हैं, उनके बेटे रोमिल मुद्रा राक्षस जो पत्रिका निकाल रहे हैं, उसमें हलाला कहानी छपी। अभी परसों ही उन्होंने अपना मुझे वो भेजा है और पत्रिका आने वाली है। और एक हमारे सुशील सीतापुरी जी भी पत्रिका निकालते हैं। तो उसमें ये कमल का पत्ता जो कहानी है, ये उन्होंने छापी है
और शब्द सत्ता उनकी पत्रिका का नाम है। तो सुशील जी ने मुझे कहा कि इस कहानी का शीर्षक हम उस नायक के नाम पर रखना चाहते हैं, दिलदार। तो दिलदार नाम से उन्होंने वो कहानी छापी है। मैंने कहा ठीक है, छाप लीजिए। उस समय ये सब बातें चल रही थी कि शीर्षक क्या तय हो। मैं आपको बता दूं कि कहानी या उपन्यास का शीर्षक तय करना एक बड़ा कठिन कार्य होता है। आदरणीय शुक्ल जी इस चीज को समझते होंगे कि हम एक पूरा व्यापक फलक का उपन्यास लिख लेते हैं, एक कहानी लिख लेते हैं, और जब शीर्षक की बात आती है तो लगता है कि क्या हम शीर्षक नहीं दे पा रहे हैं ठीक से। तो मैं तो अपने पाठकों से, अपने जो स्नेही लोग हैं, उनको मैं ये संवाद स्थापित करता हूँ उनसे, और उनको उनकी राय लेता हूँ। यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी राय लेता हूँ कि इस कहानी में क्या ये शीर्षक ठीक रहेगा। कोई बहुत अच्छा शीर्षक सुझा देते हैं तो मैं उनकी बात मान के और वो शीर्षक रख लेता हूँ। आप देखेंगे कि इसमें एलजीबीटी के लिए भी 2-3 कहानियाँ हैं, जैसे तंग नज़र है, एक गुच्चू गरिया है, और तो ये कहानी आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित भी हुई है। और कोई ना कोई कहानी कहीं से भी, ये इस संग्रह की एक खास बात मैं बता दूं, इसमें जितनी भी कहानियां हैं, चाहे ये जो रब राचे हो, तंग नजर हो, या तो मेरे साथ बीती है घटना, या किसी के द्वारा जिसके ऊपर ये घटना बीती है उसने मुझे ये सुनाई, और फिर मैंने उसको कहानी का रूप दिया। और प्रत्येक कहानी में मेरा एक उद्देश्य रहा है कि लोगों को उस कहानी से कोई प्रेरणा या कोई ऐसी बात उन तक पहुँचे कि वो कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करने का की सोच विकसित हो उनके अंदर। ये एक लेखक की इच्छा रहती है। मैं अगर ये देखा जाए कि हम जब अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कोई साहित्य रचते हैं, तो ये भावना रहना चाहिए कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो पाठक इसको पढ़ेंगे, तो उनके अंदर एक राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना होनी चाहिए। उनके अंदर एक साहित्य को पढ़ने की रुचि विकसित हो, और एक नूतन ज्ञान, जो एक नई चीज़ उनको पता हो चले उस कहानी से, उस पाठक के हृदय तक अगर वो संवेदना अपनी साकल हृदय की वो खटखटा जाती है कहानी, कुछ सोचने पर विवश कर देती है, उन घटनाओं को पाठक साथ में जीता है, तो वो कहानी की अपनी सफलता होती है। और लेखक का यही मन होता है कि जो उसने लिखा है, उसे लोग पढ़ें। पर वो कभी इस उम्मीद में नहीं रहता है, ना ये कभी कल्पना करता है कि इसमें कोई उसको सम्मान मिलेगा, या इसकी चर्चा होगी, या इस पर कोई नाटक वगैरह होगा, फ़िल्म का कुछ होगा। क्योंकि जब मैं जय हिंद की सेना उपन्यास मैंने लिखा था, और या किन्नर कथा लिखा, या और भी कई कहानियाँ हैं, तीसरा कंबल वगैरह, गीतिका वेदिका ने करीब मेरी 10-12 कहानियों पे नाटक का निर्देशन किया है। तो वो जानती हैं कि मैं उस समय भी ये जानता था कि कहानियाँ जो हैं, वो लिखी जा रही हैं, पर उसमें कहीं भी ये कल्पना नहीं होती थी कि इन पर कभी मंचन होगा। जैसे संस्कृत नाटक का मेरा एक पहला नाटक है जो संस्कृत में हुआ था, जिसमें मेरी बेटी वैष्णवी अवस्थी ने लीड रोल किया। तो उस समय संस्कृत में कोई आर्टिस्ट नहीं मिल रहे थे कि वो संस्कृत में डायलॉग डिलीवरी दे सकें। तो बेटी उस समय लॉ कर रही थी, एलएलबी, और उसने कहा कि मैं इसको करूँगी, और उसने फिर किया, और उसके 2-3 मंचन भी हुए। और तो जब मैं मंच पे देख रहा था कि ये मेरी लिखी कहानी पर पात्र बोल रहे हैं, तो एक अंदर से खुशी होती है कि जो रातें हमने लिखने में बिताई हैं, या जो समय लगा है हमें, तो एक बड़ी खुशी की अनुभूति होती है कि उसी बात को लोग मंचन के द्वारा देख रहे हैं। यही जब लिखने बैठते हैं तो
जो क्रम चलता है, हम सोचते हैं कि आगे ये घटना होगी, ये होगा, ऐसे करके एक ब्रीफ बना लेते हैं मन में या लिख लेते हैं। पर जब हम लिखने बैठते हैं उसको, जब क्रम से आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। उन परिवर्तनों को जब बाद में देखते हैं, तो लगता है कि ये तो हमने सोचा भी नहीं था, पहले से तय भी नहीं किया था, पर हाँ, ये ठीक-ठाक हो गया है, अच्छा लिख गया है और चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो ऐसे एक खुशी मिलती है अगर उसी कहानियों के संग्रह में जो यहाँ-वहाँ कहानियाँ छपीं और बाद में उनमें कोई पुस्तक छापता है, कोई पब्लिशर उसको प्रकाशित करता है और राहुल मिश्र जैसे हमारे जो शुभचिंतक हैं, वो इस तरह की समीक्षा गोष्ठी भी रखते हैं वेबिनार की तरह में या अन्य रूप में, तो उनके प्रति हृदय से आभार ही निकलता है। और एक लेखक का अपना एक समय होता है, एक काल होता है और जिस स्थान पर कोई रह चुका है, उस स्थान को वो प्राप्त करता है और जिस स्थान में वह है, उसमें आने वाली कोई पीढ़ी स्थान बना लेती है। पर एक संतोष रहता है कि ये जो जीवन है, जो मुझे पहले से नहीं पता था कि मैं क्या था और इस जीवन के बाद आगे मैं क्या होऊँगा। पर ये होता है कि जब ये देह नहीं रहेगी, जब ये शरीर नहीं रहेगा, उसके बाद भी अगर किन्नर कथा लोग पढ़ेंगे, तीसरा कंबल की कहानी कोई पढ़ेगा, त्रासदी पढ़ेगा या बड़े साहब की कहानियाँ पढ़ी जाएँगी, इनमें शोध कार्य या कुछ भी नाटक वगैरह शॉर्ट फ़िल्म या फ़िल्म बनती है, तो वो एक खुशी दे जाती है कि मेरे बाद भी कुछ लोग हैं जो मुझे पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे। तो मैं अपनी इस नए कहानी संग्रह के इस प्रथम आयोजन के लिए राहुल मिश्रा जी को बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये आयोजन रखा और मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात भी यहाँ रख सकूँ। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए आज के अध्यक्ष आदरणीय शुक्ल जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और आगे आने वाले वक्ता का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की सीमा को देखते हुए अपनी टिप्पणी देने के स्थान पर हमारे बीच में पाठकीय टिप्पणी देने के लिए लखनऊ से अधिवक्ता प्रतीत जी उपस्थित हैं, तो उनको हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि उनकी संक्षिप्त टिप्पणी इस कृति पर हमको मिले और वास्तव में एक लेखक का सृजन के लिए जो संघर्ष होता है उसको बड़े विस्तार से हमने आदरणीय महेंद्र भीष्म जी से जाना और वो अनेक लेखकों के लिए प्रेरणास्पद भी हो सकता है और कृति को जानने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस दृष्टि से आपके प्रति हृदय से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और एक संक्षिप्त टिप्पणी के लिए हमारे बीच में दो पाठकीय टिप्पणियां हमको उपलब्ध हो सकती हैं, एक आशीष कुलश्रेष्ठ जी की और दूसरी प्रतीत जी की। तो सबसे पहले हम प्रतीत जी को उनकी टिप्पणी के लिए आमंत्रित करते हैं। नमस्कार। सबसे सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के आयोजक और अध्यक्ष जी को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद श्री राहुल मिश्रा जी को इस आयोजन के लिए बहुत-बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन रखा कि हम लोग अपनी समीक्षा और भीष्म जी की कृतियों पर थोड़ी बातचीत कर सकें, उनको बधाई दे सकें। और राहुल मिश्र जी को, महेंद्र भीष्म जी को सादर प्रणाम और बहुत-बहुत बधाई। भीष्म जी की कृतियों के बारे में कुछ भी नहीं कुछ कहना ही मतलब एक लगता है कि नहीं अपने में छोटापन है, क्योंकि उनकी कृतियाँ तो इतना जीवंत उनकी जितनी भी कृतियों को मैंने पढ़ा है, मैं पायल है, किन्नर कथा है, बड़े साहब की कहानी को भी मैंने पढ़ा है।
भीष्म जी को की कहानियों को पढ़ते समय लगता ही नहीं है कि हम कहानी पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बस सामने ही सब कुछ चलचित्र में चल रहा है और वो चीज़ हम बस देख रहे हैं वहाँ से। इस तरीके का प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ लाइव चल रहा है। दिमाग में इस तरीके से विचार आने लग जाते हैं कि वो जो कहानी है वो सामने एकदम हो रही है। मतलब कहा ही नहीं जा सकता है कि ये कहानी है। मुद्रा राक्षस मैगज़ीन में भी अभी जो रिसेंटली उनकी कहानी छपी थी हलाला, उसको जब मैंने पढ़ा था तो उसमें भीष्म जी ने समाज की जो सच्चाई है उसको दर्शाया है। मोस्ट ऑफ उनकी जितनी भी कृतियाँ हैं उसमें एक सच्चाई को ही हमेशा दर्शाया गया है। उनकी जितनी कृतियाँ हैं समाज को लेके हुई हैं, समाज की जो बुराइयाँ हैं, कुरीतियाँ हैं वो हैं या जो लाइव जो इंसिडेंट्स होते हैं वो हैं। जैसे उन्होंने किन्नर का लिया था मैं पायल में तो पायल जी का किन्नर का किन्नर की सच्चाई को बताया कि कैसे कितनी प्रताड़ना होती है, क्या-क्या होता है उनके साथ, तब जाके कहीं वो इस स्थान पर पहुँची हैं पायल जी। इस सच्चाई को दर्शाया गया है। तो ये मुद्रा राक्षस मैगज़ीन में जो हलाला उन्होंने दर्शाया है, तो हलाला में ही मेन ये दिखाया है कि कितना आसान होता है बोल देना कि बोल देता है उसका शौहर कि तलाक, तलाक, तलाक। लेकिन उसके बाद एक औरत को क्या-क्या सहना पड़ता है, कितने उससे गुज़रना पड़ता है, हलाला विवाह करना पड़ता है, हलाला विवाह की जो शर्तें होती हैं, उसको लेना पड़ता है। ये भी एक समाज की मतलब कुरीति ही है, बुराई ही है। तो जैसे भीष्म जी ने कहा था कि कहानियाँ कई दिन तक चलती हैं, कभी-कभी 1 दिन में भी पूरी हो जाती हैं, कई महीनों तक चलती हैं या कई वर्षों भी लग जाते हैं। तो ऐसे ही भीष्म जी की कहानी भी है कि जो पढ़ने के बाद कई वर्षों तक मतलब आपके जो दिमाग में है वो जीवित रहती हैं एक तरीके से। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा जैसे आजकल की जो कहानी है आज पढ़ा कल मिट गई, शाम तक मिट गई, ऐसा नहीं है। कई वर्षों तक आपके दिमाग में वो बसी रहेगी, ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारे सामने ही ये इंसिडेंट हुआ था। हमने जीवंत इस इंसिडेंट को देखा है, ऐसा लगने लगता है। ये लगता ही नहीं है कि हमने कहानी पढ़ी है कोई। तो बस मैं तो बस शॉर्ट में यही कहना चाहती हूँ कि भीष्म जी की जो कहानियाँ हैं, एक तो समाज से जुड़ी हुई होती हैं। समाज की कुरीतियों को बताना कि समाज में इस टाइप की कुरीतियाँ चल रही हैं, तो उससे ये भी प्रेरणा मिलती है कि हमें जल्द से जल्द इस कुरीति को हटाना होगा। अच्छे समाज की तरफ बढ़ना होगा। एक मार्गदर्शन है उनका, एक तरीके का कि हाँ, वो एक मार्गदर्शक हैं समाज को लेके और जी, मतलब छोटे बच्चों को भी लेके कि हाँ, कि उनके अंदर भी एक क्रेज़ बढ़े पढ़ने का। पढ़ाई का मतलब ये इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर ये सब छोड़ के किताबों का क्रेज़ बने। इस तरीके का उन्होंने एक विचार दिया है मतलब मेरा खुद बच्चा है वो इतना ज़्यादा उन्हें मानता है कि सर जी वो जो हैं राइटर हैं और लिखते हैं, तो बुक पढ़ने की एक इंस्पिरेशन आती है, बच्चों के अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी। हम लोग तो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों में जो अब बड़े हो रहे हैं, जो ग्रो करेंगे, जिनका माइंड अब डेवलप होगा, उन डेवलपमेंट माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हाँ, वो इस चीज़ को मतलब किताब को पढ़ने की आदत उनके अंदर आए। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी और भीष्म जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी क्योंकि एक मार्गदर्शक भी हैं, बहुत लेखक भी हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि बस ऐसे ही वो लिखते रहें और अच्छा बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी सारगर्भित टिप्पणी की और अगली पाठकीय टिप्पणी के लिए हम श्री आशीष कुलश्रेष्ठ जी को आमंत्रित करते हैं। आप लखनऊ से हमारे बीच में हैं, श्री आशीष कुलश्रेष्ठ जी। इस पटल के अध्यक्ष महोदय जी, नूतन बाग धारा के राहुल मिश्र जी, आपको प्रणाम। और यहाँ उपस्थित सीमा जी, प्रदीप्ति श्रीवास्तव, गीतिका जी, सभी को मेरा प्रणाम। और मेरे परम आदरणीय श्री महेंद्र भीष्म जी को भी मेरा चरण स्पर्श एवं प्रणाम। जैसे कि आज बड़े साहब व अन्य कहानियों की चर्चा के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो एक मायने में सोचा जाए तो इनकी कहानियां जीवंत उपलब्धियों का खजाना ही रहती है। किसी भी कहानी को पढ़ने से यह नहीं लगता कि हम इस कहानी को पढ़ रहे हैं, ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसको जी भी रहे हैं, क्योंकि
इनकी जो कहानियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास के जो दृश्य है, जो वार्तालाप है और जो पात्र होते हैं उनको समेटे हुए होते हैं। जैसे कि अभी बात चल रही है बड़े साहब पर अन्य कहानियों के विषय में, तो सबसे पहली कहानी इनकी 11 कहानियों के समूह में जो पहली कहानी है बड़े साहब। बड़े साहब किस तरह से जो है एक उसका कनिष्ठ कर्मचारी उसका स्टेशन पर प्रतीक्षा करता है, और जब बड़े साहब आते हैं तो अभी धमक चमक में और उनसे बातें करता है। उनके लिए जो कनिष्ठ कर्मचारी है वो पूरी सेवा में लगा रहता है। जब उसे पता चलता है कि ये किस प्रकृति के हैं तो उनसे उनको ऊ होने लगती है। और इस तरह का जो आम वाकया है ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ देखा भी जाता है। तो इस चीज को समाज के सामने लाने का जो अतुलनीय प्रयास आदरणीय श्री महेंद्र जी ने किया है, ये जो है बहुत ही अच्छा है। उसी के अगली कहानी है इनके तंग नजर। तंग नजर जैसे कि जाने जाते हैं महेंद्र भीष्म भी अपनी किन्नर विमर्श के वक्ता के रूप में, और किन्नर विमर्श को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए और उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जो पहचाने जाते हैं उसी को सार्थक करते हुए इस कहानी में भी नजर आए हैं। और तंग नजर भी एक वही कहानी है इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि समय काफी होने जा रहा है, तो सीमित में ही मैं अपनी बात करूंगा। तो तंग नजर जो है एक बम्बई में चली जाती है गांव वालों से अपने जो है जब ज्यादा तंग होने लगते हैं लोग, और जब वो एक फोन पर भाई के एक फोन पर बुलावे पर जब वापस आती है और तब भी यह पाती है कि आज भी समाज के लोगों के मन में जो धारणाएं पहले से बनी हुई थी वो भी धारणाएं आज भी यथावत है, तो वो स्वयं को ही अपमानित महसूस करके ही वापस चली जाती है। जो रबराचे गुच्चू गरिया जो है एक समलैंगिकता की कहानी है, जिसमें एक पात्र से गुच्चू जो है एक संबंध बनाना चाहता है, वह पुरुष है, उसका पात्र भी पुरुष है मुख्य पात्र। तो समलैंगिकता की कहानी को भी इन्होंने इसमें शामिल किया, और मुझे लगता है कि शायद महेंद्र भीष्म जी ने समलैंगिकता का जो कहानी है या अपनी जो कोई भी प्रतिक्रिया दी है वो शायद इसी कहानी संग्रह में दी है। इससे पहले समलैंगिकता पर मैंने कभी इनके मुंह से या किसी पढ़े हुए को नहीं देखा है कि कभी महेंद्र भीष्म जी ने समलैंगिकता पर लिखा हो। ऐसे ही बिन्नू है, बिन्नू किस तरह से सेवा भाव करती है जबकि उसके परिवार के लोग छोड़ के चले जाते हैं, वो स्वयं अकेली होती है और जिससे वो प्रेम बचपन में करती थी उसी से पुनः मिलन होता है जीवन के अंतिम पड़ाव पर, तो तब भी वो उसी मनोवेग से उनकी सेवा भाव करती है। हलाला जो कि आजकल काफी चर्चित भी है। हलाला समाज के दृष्टिकोण को दर्शाती है। ये मात्र 3 शब्द तलाक 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 कह देने से कैसे एक नारी, कैसे एक महिला जो है अपने कष्टकारी जीवन को सहती है और उससे निकल नहीं पाती है, और उनके जो अपनी क्या कहते हैं मर्यादाएं होती है उनको भी लांघना पड़ता है। इसी तरह से आप भी कहीं ना कहीं आज बहुत आम हो चला है। आप भी कहानी जो है जब एक नवयुवती एक कवित्री बनती है उसे प्रसिद्धि मिलती है, और मैंने देखा कि पाठ की प्रतिक्रिया के रूप में मैं अपनी बात बताऊं कि ये जो कहानियां 11 कहानियां इसमें दी गई हैं कहीं ना कहीं ये समाज के यथार्थ को प्रस्तुत कर रही है। और आप भी जो कहानी है वो बिल्कुल आप बस स्टैंड चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, या फिर आप जो है किसी भी स्थान पर सार्वजनिक स्थान पर जाइए, तो ऐसी दृष्टि ऐसी निगाहें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी। व्यथा कथा जेठा जेठा जो कि देवरानी भाभी जो कि बहुत ही पुरानी बात हो चुकी है लेकिन कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिलता होगा। तो हो सकता है लेखक महोदय ने इस जो
कथा को जीवंत रखा है, क्योंकि मैंने भी जब मैं शायद 10 में पढ़ रहा था, तो मैंने भी इस तरह का एक वाकया देखा था कि मेरा एक मित्र था और उसके बड़े भाई की जो है ट्रांसफार्मर के नीचे आने, वो जो है ट्रांसफार्मर जो होता है उसके नीचे वो खाना खा रहे थे अपनी दुकान पर, तो उसमें वो 2 भाई उनके एक्सपायर हो गए थे, तीसरा जो है घायल होने के बाद फिर पुनः स्वस्थ होकर घर आ गया था। तो जो बड़ा भाई था उसकी पत्नी थी, तो उसके बच्चे भी थे, और जो बच्चे थे और जो मेरा मित्र था वो आपस में खेलते भी थे, हम लोग भी खेलते थे पास में। और जब एक दिन मुझे पता चला कि इसकी तो ना शादी हुई ना कुछ हुआ, ये कैसे इन बच्चों का पापा पापा कहने लग रहे हैं, तो ये चीजें मुझे बहुत बाद में समझ में आने लगी। तो कहीं ना कहीं ये उसी घटना चक्र को मेरे दिमाग में लेकर आता है पुनः। और कमल का पत्ता, इस तरह से जो 11 कहानियों का संग्रह है, 100 अंक है, और मैंने अपनी जो पाठ की प्रतिक्रिया में कहा है कि ये यथार्थवादी कहानियां हैं, समाज को एक नई दिशा देती हुई कहानियां हैं। तो निसंदेह ही मैं कह सकता हूँ कि पाठक वर्ग यदि इन बड़े साहब अन्य कहानियों को या महेंद्र बिस्न जी की अन्य कृतियों को पढ़ता है, तो निसंदेह ही वो लाभान्वित भी होता है और उसकी सोच में परिवर्तन भी होता है। तो मैं चाहूंगा कि बड़े साहब भी इसी तरह से अपने सफलता के पायदान पर आगे बढ़े। इसी वाणी के साथ मैं आप लोगों को पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े संक्षेप में, और हमको लगता है 2-2, 3-3 वाक्यों में सारी कहानियों पर अपनी टिप्पणी दी, और आपको बहुत ही कम समय में आप यहाँ पर उपस्थित हुए और आपकी पाठकीय टिप्पणियाँ प्राप्त हुई, इसलिए आपके प्रति और प्रतीत जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और अब पुनः अपने कार्यक्रम के क्रम में चलते हुए हमारे बीच में टीकमगढ़ से उपस्थित स्थापित अभिनेत्री, मंच निर्देशिका और साथ ही कथाकार, आपका एक गीत जो किन्नरों को लेकर के है वो बहुत प्रसिद्ध है, और एक दक्षिण भारत के कार्यक्रम में हम बैठे हुए थे, वहां पर भी वो गीत किसी ने गाया, किसी प्रतिभागी ने वहां पर प्रस्तुत किया, तब हमने आपको बताया कि आपका जो गीत है वो दक्षिण भारत तक पहुंचा हुआ है। तो ऐसी स्थापित लेखिका, अभिनेत्री, और हम सिर्फ समग्र रूप में समेट करके अगर कहें तो बुंदेलखंड की गौरव आदरणीय गीतिका वेदिका जी को उनके वक्तव्य के लिए सादर विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करते हैं। सुश्री गीतिका वेदिका जी। बहुत बहुत आभार श्री राहुल मिश्र जी। और थोड़ा टेक्निकल परेशानी आ गई है तो हम इनको मिलकर हैंडल करेंगे। लाइट चली गई है, होपफुली मैंने एक बल्ब रखा था। सादर प्रणाम करती हूँ मैं नूतन वाग्धारा पत्रिका के संवाद संदर्भ को। नूतन वाग्धारा पत्रिका साहित्य संस्कृति की भावपरक और शोध पत्रिका है। ये शब्द इस मंच को बड़ी गंभीरता प्रदान करते हैं। मैं प्रणाम करती हूँ श्री संचालक महोदय को, जो राहुल मिश्र जी लेह से हम लोगों को न केवल मंच पर संभाल रहे हैं बल्कि बैक स्टेज भी प्रॉब्लम्स आती हैं, टेक्निकली प्रॉब्लम्स, और कुशल संचालन कर रहे हैं आप। प्रणाम करती हूँ हमारे वरिष्ठ डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल जी को। आपके होने से हम सभी में एक गंभीरता आती है, हम आपको सुनेंगे। और सीमा सिंह ने तो बहुत व्यापक रूप से बताया है, मेरी छोटी बहन है और हम कई बार मिले हैं, और मुंबई गई हूँ तो इन्होंने मुझे बड़े प्रेम से अपने घर रखा है, इनके माता पिता ने। इस प्रेम का आभार नहीं व्यक्त करूंगी, इसे अव्यक्त रहना चाहिए। प्रीति जी बहुत अच्छा कह के गई हैं। आशीष कुलश्रेष्ठ जी एक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, और इन्होंने श्री महेंद्र भीष्म जी की
किन्नर कथा को किन्नर काव्य रूप में परिलक्षित किया है, अनुवाद किया है। मैं प्रणाम करूंगी श्री महेंद्र भीष्म जी को, जो आज के दिन के मूल स्तंभ हैं। अस्तु मैं जो क्रम इनको आपको प्रणाम करने का क्रम दे रही थी वो इसी तरह से है। आप एक छतरी के हैंडल टाइप के हैं और हम लोग सब आसपास लगे हुए हैं, तो आपके बारे में बोलेंगे, आपकी रचना के बारे में बोलेंगे। महेंद्र भीष्म जी के बारे में थोड़ा सा कहूंगी मैं एक गीतकार थी, कुछ भी लिखती थी। गद्य भी मेरा एक निश्चित दिशा को नहीं जाता था, गीत भी मैं बस यही दिल टूटा दिल जुड़ गया, प्रेम मोहब्बत और थोड़ी मोड़ी सामाजिक समस्याएं जैसे भ्रूण हत्या और जो हमने देखी हैं, पर मैं किन्नर विमर्श नहीं जानती थी, पता ही नहीं जानती थी। तब श्री महेंद्र भीष्म जी मुझे किन्नर विमर्श में लेके आए। उन्होंने कहा किन्नर के लिए गीत लिखिए, तो मैंने कहा क्या लिखूं? तो इन्होंने एक किन्नर कथा दी और बोले इसको पढ़ के जो लगे वो लिख देना। मैंने रात को 2 बजे गीत लिख दिया और मैं बड़ी उत्सुक के मैं सुबह बताऊंगी। तो श्री महेंद्र भीष्म जी बड़े प्रसन्न हुए, अधूरी देह क्यों मुझको बनाया, बता ईश्वर तुझे ये क्या सुहाया। तो आप कहते हैं इस पंक्ति में कि किन्नर ने ईश्वर को दोष नहीं दिया है, उससे प्रश्न किया है, ये इस गीत की मासूमियत है। फिर आपने कहा मुझसे कि एक लिख दिया तो एक और लिख दो, तो फिर हमने एक और लिख दिया। फिर बोले एक और लिख दो, तो बोले 15-20 लिख दो। तो ऐसे करके जब किताब हो गई तो बोले छपवा दो। तो हमने कहा अच्छी बात है। और एक जो दिल टूटना जुड़ना 40-50 की उम्र के बाद एक सतही तौर पे आ जाता है, तब ये समस्याएं दिमाग में क्लिक करती हैं, जो आपने मुझे पहले से उस क्षेत्र में डाल दिया। और मैं रचनाकार के रूप में भी सिंपल थी, तब आपने ही मुझे गद्य विधा में लिखने को प्रेरित किया और अधूरी देह मैंने आपको ही समर्पित की है। और आपने मैं पायल, किन्नर कथा जैसे बड़े महान किताब लिखे हैं। ये किताबें तो हर महीने अगर आप एक बार भी पढ़ें तो वही हमें जीवंतता देती है, वही नव प्राण देती है। और श्री महेंद्र भीष्म जी की बड़े साहब, मैं महेंद्र भीष्म जी से मेरा बहुत अच्छा एक रिलेशन है। आप जब भी कुछ लिखते हैं तो मुझसे कहते हैं कि ये कहानी है, इसको ठीक कर दो, कॉमा के पहले जो स्पेस है उसको खत्म कर दो और फुल स्टॉप अपनी जगह पे लगा दो। जब मैं ये करती हूँ आपके इसको त्रुटि चिन्ह योजक चिन्हों का समायोजन करती हूँ, तब मैं आपकी कहानियों को पढ़ लेती हूँ और मैं बड़ी लकी हूँ, बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपकी पांडुलिपि कच्चे रूप में पढ़ने को मिलती है। बहुत सालों बाद मैं ये बात छोटे-छोटे बच्चों से कहूंगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और बड़े साहब पहली कहानी है इसकी, मैं कुछ कहानियों पर दृष्टि करूंगी। बड़े साहब एक प्रोजेक्ट में भी शायद जाने वाली है और शायद क्या अवश्य में भी जाने वाली है। और उसकी जो नायिका है एक उसका चैलेंजिंग रोल है और मैं बड़े मन से चाहती हूँ कि इसके लिए आप मुझे चुने, मैं आपके पात्र के साथ न्याय कर पाऊंगी। और जैसा कि सीमा जी ने कहा है कि आप किन्नर विमर्श में भी हैं, आप स्त्री विमर्श में भी हैं और आपने पुरुष को भी अनदेखा नहीं किया है। आपकी ये बड़ी साहब कहानी स्पष्ट रूप से बताती है कि आपका नायक भी बहुत मासूम है, जो बड़े साहब को लेने जाता है और वो जो लड़की है, तो शीर्षक आपने बड़े साहब रख दिए तो शीर्षकत्व बड़े साहब के पास पहुंच गया। पूरी कहानी उस लड़की पे आधारित है, तो क्योंकि वो उस कहानी को चला रही है तो आपने उस लड़की को सब कुछ दे दिया, लेकिन आपने इसमें भी जो उस लड़के के साथ न्याय किया है, ये कहानी दावा कर सकती है कि आप तीनों जेंडर के प्रति बड़े ही स्नेहशील और संवेदनशील हैं। फिर मैं बात करूंगी बिन्नू की, और बिन्नू मेरी बड़ी फेवरेट कहानी है। मैं जब भी श्री महेंद्र भीष्म की कोई कहानी के बारे में कहूंगी तो मैं ये शब्द कहती हूँ कि बड़ा फेवरेट है ये कहानी मेरी। तो ऐसा है, उस कहानी को मैं बहुत अंदर से मैंने जिया है, मैंने उसको पढ़ा है। और मेरी एक कहानी है शुभांगना, तो उसमें नायिका जो थी और नायक बिछड़ जाते हैं, वो मेरी एक अपरिपक्व कहानी है और उम्र के बाद में वो मिलते हैं तो नायक अपनी पत्नी और बच्चे को लेके आता है।
और जब मैंने आपकी ये बिन्नू कहानी पढ़ी, इसमें नायक की पत्नी, बच्चे, समाज धीरे धीरे विरोधी बन जाते हैं और फिर वो नायक अपनी नायिका के पास लौटता है। तो ये मैं कहूंगी कि मेरे प्रेम का परिपक्व रूप श्री महेंद्र भीष्म जी हैं। हम नए कथाकार या हम लोगों ने जितना समाज दुनिया नहीं देखी, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते, और आपने उस चीज को सोच के जिया है और हमारे सामने लिखा है। तो हमें ये एक प्रेरणा है कि अरे, एक कहानी का मोड़ ऐसा भी हो सकता है। तो आपके परिपक्वता को प्रणाम करती हूँ, और मेरा समय हो जाए तो श्री राहुल जी मुझे निसंकोच टोक दीजिएगा। हाँ, बिन्नू बिन्नू पे जो चांद बिंदु है, हमारे बुंदेलखंड में उसको लगाया जाता है। तब इसमें आ नहीं रहा था हमारे कीपैड में, तब श्री महेंद्र जी ने कहा बिन्नू के ऊपर मुझे चांद बिंदु चाहिए। तो फिर वो मैंने अलग लिखा वो शब्द, और बी और ना अलग लिखा। तो इस तरह से मैंने इस कहानी का पूर्व में ही रसास्वादन कर लिया। तो जैसे अब आजकल कोरोना की बड़ी लहर है, तो बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। तो जब मैं वॉक करने जाती हूँ, तो चाट के ठेले रहते हैं। मैंने 1 वर्ष से चाट नहीं खाई है मार्केट में। तो जब मैं उसके पास से गुजरती हूँ, तो वो सारा स्वाद, सुगंध मेरे पास आ जाता है और मैं तृप्त हो जाती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से मैंने श्री महेंद्र भीष्म की कहानियां पूर्णता के पहले उनको पढ़ के बहुत अच्छे से संजोया है। आपकी एक कहानी है, किताब है 13 करवटें, छोटी सी किताब है, बड़ी पुरानी किताब है, जैसे मेरे बाबा के लाइब्रेरी में हुआ करती थी वो कहानियां। उसमें है एक अप्रेषित पत्र। वो लड़की व्यक्त नहीं कर पाती है अपने घर में कि मैं रिश्तेदार के यहाँ नहीं रहूंगी। ये बात मैं अगर अपनी माँ से नहीं कह पाऊं, या मैं घुटती रहूं किसी रिलेटिव के यहाँ जाऊं पढ़ने, और मैं व्यक्त नहीं कर पाऊं, एक पुरुष होकर महेंद्र भीष्म ने एक बच्ची के ये भाव व्यक्त कर दिए हैं। तब मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि आप हृदय के भीतर भी जो हृदय होता है उसको कुरेद के आपने ये बात सामने लाई। और जब मैं किसी से अपनी पीड़ा ये कहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा है, तो मैं कहती हूँ श्री महेंद्र भीष्म की कहानी अप्रेषित पत्र पढ़ लीजिएगा। मुझे तब अपने भाव व्यक्त करने के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं रहती। और बिन्नू कहानी के बारे में एक बात कहनी है, वो मैं आखिरी में कहूंगी। तंग नजर के बारे में बात करूंगी। किन्नर विमर्श की एक कहानी है, और श्री महेंद्र भीष्म जी कतिपय लेखकों में से हैं जो भारतीय किन्नर विमर्श में एक मजबूत मूल रखते हैं, पकड़ रखते हैं, अधिकार रखते हैं, कमांड रखते हैं। तब मैं तंग नजर को कहूंगी कि ये कहानी तंग नजर नहीं है, ये व्यापक नजर है। आपने कुछ शब्द जो यूज किए इसमें, जैतपुर आपका घर है। जैतपुर में मैं कई बार होके आई हूँ, 1-2 बार हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है, तो श्री महेंद्र भीष्म के परिचित हम लोगों को घर ले जाने आए, चाय पानी किया। तब मैं जब भी वो शब्द पढ़ती हूँ, तो मैं तंग नजर का जैतपुर भी मेरे सामने आ जाता है, और किन्नर विमर्श का मुझे क्षमा कीजिए, किन्नर कथा का जैतपुर भी मेरे सामने आ जाता है। आपने जैतपुर से उठाकर मुंबई को ये कहानी पहुंचाई है, और वहां आप इतने अपने अपनों से जुड़े हैं। आप जितने पुष्प, पेड़ के सबसे ऊपर जो पुष्प लगा रहता है, वो फूलों वाले पेड़ की बात कर रही हूँ, आप उस पुष्प के ऊपरी भाग से भी उतना जुड़े हैं जितने आप जड़ों से जुड़े हैं। आपने इधर जैतपुर यूज किया। जैतपुर आपका अपना घर है, कुल पहाड़ के निकट है, और मुंबई के आदित्य रंजन श्री मिश्र जी, मेरे लोकल गार्जियन है मुंबई के, आपने उनको भी इन कहानी में लेके आया। ये सीमांकन तय करता है कि आप जिस भी शाखाओं में, उप शाखाओं में जाते हैं, आप वहां अपना अपनत्व करते हैं, और हम लोगों को वो अपनत्व प्रदान करते हैं। और आपकी तंग नजर मैं व्यापक इसलिए कहूंगी कि उसने जब नायिका ने पैसे दे दिए, तब भाई ने कहा कि आशीर्वाद के लिए आना, यानी एक ये सौदा है। उसकी जो दृष्टि में तंग नजर है, लेकिन जिसके लिए तंग नजर थी, उसने एक व्यापकता दिखाई और बड़ी शांति से आशीर्वाद देके लौट आई। जो आज के जमाने में मुझे तो नहीं लगता कि स्त्री पुरुष में इतनी कोई व्यापकता या इतना कोई गांभीर्य हो सकता है जो आपकी नायिका ने दिखाया। आप भी एक कवयित्री की कहानी है,
मैं स्वयं एक कवयित्री हूँ। बीते वर्षों में मंच पर कविताएं पढ़ती रही हूँ, तो मेरी सहेलियां कवयित्री भी हैं। तो ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, बड़ी ही ठोस कहानी है, सच्ची कहानी है और ऐसी घटनाएं इनके मुझे हमराज होने को मिला। किंतु श्री महेंद्र बिश्न जी की नैतिकता कहिए और अच्छापन कहिए, जो मैंने कहानियां पढ़ी हैं उनमें पुरुष वैसा नहीं हुआ जैसा श्री महेंद्र बिश्न जी ने बताया भाई जी को कपिला के संदर्भ में। लेकिन आपने अपनी कहानी के प्रमुख पात्र भाई जी का जो मान बना के रखा, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ, जो कि वास्तविकताएं नहीं होती हैं, पर आप चाहते हैं कि वास्तविकताएं ऐसी हों और जो कि एक अच्छे समाज की संरचना करेंगी। इसके बाद में इतनी ही चर्चा करना चाहती थी और मेरा एक मैं सभी जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं कि श्री महेंद्र बिश्न जी की जो कहानी है, बड़े साहब और अन्य कहानियां, अगर आप थोड़ा भी गद्य में रुचि रखते हैं तो आपको ये कहानी संग्रह पढ़ना चाहिए। कुछ कहानियां हैं क्लिष्ट, कुछ कहानियां अच्छी भाषा की हैं, कुछ कहानियां बहुत सिंपल भाषा की हैं। क्लिष्ट का मतलब एक साहित्यकार साहित्य का तो प्रयोग करेगा ही, तो अवश्य ही मुझे लगता है कि आपके मनपसंद 1, 2, 3 कहानियां अवश्य होंगी, तो आप पढ़ें। और शोधार्थियों को भी मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अपने शोध में ये कहानी संग्रह शामिल करें। और मैं पुनः अपने आप को बहुत भाग्यशाली कहूंगी कि मैंने आपकी कहानियों का अर्क निचोड़ के पिया है। मैं आपकी कहानियां पब्लिश होने के पहले एक प्रिंट आउट लेके जो रख लेती हूँ, मेरे लिए वो आपकी बहुत बड़ा कहानी संग्रह हो जाता है। जब आप आएंगे मेरे घर, इस कार्यालय में आएंगे, तब मैं आपसे इस प्रिंट आउट पे आपके ऑटोग्राफ लूंगी और इसको सदा सहेजूंगी, और जो आप किताब मेरे लिए लाएंगे वो और ये मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। और एक जो बात मैं कहना चाहती थी श्री महेंद्र बिश्न जी, बिन्नू के बारे में। बिन्नू बड़ा नैकट्य का शब्द है। मेरी मामियां मेरी माता जी को बिन्नू कहती हैं। मैं जब जाती हूँ ननिहाल तो बिन्नू बिन्नू यानी यहाँ की बेटी। तो जब भी कभी कुछ बात हो जाती है तो हम कहते हैं ऐसा कर दीजिए सर, तो सर कहते हैं अरे हाउ बिन्नू। तो वो बिन्नू में बड़ा स्नेह मैं अपने आप में पाती हूँ। नायक बिन्नू को छोड़ के चला गया था कैशोर्यावस्था में। श्री महेंद्र बिश्न जी, ये बात मैं आपसे कर रही हूँ। फिर अपने चौथेपन में नायक लौटा और जो उसने अपने बालापन के निश्चल प्रेम को छोड़ा था, आखिरी में भी उसने क्यों नहीं उस प्रेम को वस्तुतः प्रेम परिपक्व और अपरिपक्व नहीं होता है। अगर बचपन में भी प्रेम है तो मैं उसे परिपक्व प्रेम मानती हूँ, क्योंकि प्रेम ना आधा होता है, देह हो सकती है अधूरी, पर प्रेम आधा नहीं होता। या तो प्रेम होता है या होता नहीं। तो जो बालापन का प्रेम था उसका, उसने उसको नहीं समझ पाया। और जब वो लड़की बिन्नू आज की बिनई काकी बन के सबके सामने आई और उसने अपना पूरा जीवन नायक को समर्पित कर दिया, और नायक अपने चौथे पन के बाद भी जब उसने उस प्रेम को पाया तो वो इतना संवेदनशील क्यों नहीं रहा, मटेरियलिस्टिक क्यों रहा। उसने क्यों कहा कि आज की बिनई काकी के चेहरे पर वर्षों पहले की बिन्नू की छवि ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे नहीं मिली। मैं चाहती हूँ कि आप नायक को भी प्रेम सिखा दें, थोड़ा सा संवेदनशीलता सिखा दें, ताकि वो जाने के पहले भी उसी बिन्नू को देखे और लौटने के बाद बिनई काकी को भी उसी बिन्नू के रूप में प्रेम करे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से जो आपकी टिप्पणियां हैं और बड़ा बेबाक जो आपका विश्लेषण है, वो आज की इस परिचर्चा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अगर संक्षेप में सारगर्भित तरीके से टिप्पणी करनी हो तो इससे अधिक कहने के लिए शब्दों को जोड़ने का बड़ा प्रयास करना पड़ेगा।
आपके प्रति हृदय से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपने आज की इस परिचर्चा को एक सार्थकता प्रदान की अपनी टिप्पणियों के माध्यम से। और अब समय है अध्यक्षीय उद्बोधन का, और इसके लिए हम बड़ी विनम्रता के साथ आज के इस परिचर्चा के संवाद संदर्भ के इस क्रम में अध्यक्षता कर रहे नूतन वाग्धारा के संपादक और हमारे गुरु श्रद्धेय डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल जी को उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बड़ी विनम्रता के साथ आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय डॉक्टर राहुल जी। सबसे पहले तो धन्यवाद इस बात का राहुल आपको कि आपने मुझे इतने अपने अपने क्षेत्र के पारंगत लोगों के साथ जोड़ा। हालांकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि ये इनसे पहली मुलाकात नहीं है। ऐसा लगता है कि वर्षों से मैं इन सब लोगों को जानता हूं, ऐसी अनुभूति हो रही है। महेंद्र भीष्म को कई बार उनके कृतित्व के कारण मैंने जाना था, समझा था। हालांकि पढ़ने का अवसर कभी नहीं मुझे मिला था, मैं बड़ी बेबाकी से कह रहा हूँ। आपने जब ये संग्रह इनका सत्या प्रसाद प्रकाशित संग्रह उपलब्ध करवाया तो मैंने उसको पढ़ा, आदि से अंत तक पढ़ा। और ये वर्षों बाद, मुझे लगता है शायद 15-20 वर्ष हो गए होंगे कि मैंने कोई कहानी संग्रह पूरा पढ़ा होगा। अन्यथा इतनी व्यस्तताएं रहती हैं जीवन में, इस बीच भी बड़ी व्यस्तताएं हैं। लेकिन जब मैंने पहली कहानी पढ़ी, बड़े साहब पढ़ी, तो उसके साथ ही जिस तरह का आकर्षण पैदा हुआ, जिस तरह की जिज्ञासाएं पैदा हुई और जिस तरह के धरातल मुझे मिले, उस कारण से सारे काम छोड़ करके मैंने पहले इस संग्रह को पूरा किया। तो ऐसे महेंद्र जी के को सबसे पहले तो मैं उनकी इस कृति के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा उनका नाम सुना था, मैंने उसी के अनुरूप उनकी कहानियों को पाया। तो वे महेंद्र भीष्म जी, गीतिका जी, जिनके अभिनय के बारे में डॉक्टर राहुल जी से ही मुझे ज्ञात हुआ। मैं सही बताऊं तो फिल्मों का बहुत शौकीन नहीं हूँ, समय भी इतना नहीं मिल पाता है कि मैं बहुत कुछ दूरदर्शन पे देख पाऊं। यदा कदा कुछ चीजें अगर पड़ गई निगाह में तो ठीक है, तो लेकिन सुनने के बाद में अभी गीतिका जी को उनके व्यक्तित्व का आभास हो रहा है। उनकी जो शुद्ध हिंदी है और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक प्रकार से वे प्रूफ रीडर का काम करती हैं भीष्म जी का, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो उनको भी मेरा सादर अभिवादन। सीमा सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह सारी कहानियों का अध्ययन किया है, उनके हर पक्ष को उन्होंने परखा है। और केवल इन कहानियों को ही नहीं परखा है, बल्कि दूसरे जो साहित्यकार हैं, दूसरे कथाकार हैं, उनको भी इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पढ़ा है। वो उनके वक्तव्य से साफ जाहिर होता है। तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। पाठ की टिप्पणियों के रूप में जो आशीष जी से जानने को मिला और प्रतीत जी से जानने को मिला, उसके माध्यम से इन दोनों के व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ समझ सका हूँ। आशीष जी के काव्यानुवाद का जो काम है, उसके बारे में 2 शब्द में भीष्म जी ने चर्चा भी की है। तो पहले से ही वह नाम परिचित था और वे प्रत्यक्ष आ गए, सामना हो गया, तो ये भी एक अच्छी बात रही।
कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी परिवार में बैठा हुआ हूँ। भीष्म जी ने भीष्म नाम क्यों रखा, ये मेरे अंदर एक जिज्ञासा है, और आज नहीं तो फिर कभी उनसे मैं इस बारे में पूछूंगा। लेकिन अच्छा लग रहा है, मुझे ये नाम अच्छा लग रहा है। उनका जो काम है वह उससे भी अच्छा है। काम की चर्चा अब हम लोग करते हैं, सबकी बड़ी अच्छी अच्छी टिप्पणियां आई हैं। मुझे लगता है जैसे मेरी थोड़ी सी आदत ऐसी है कि जब मेरे सामने थाली आती है तो जो चीज मुझे पसंद नहीं होती है उसको पहले समाप्त करता हूँ, पहले खत्म करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि वो पहले खत्म कर दिया तो परोसने वाला सोचता है ये चीज इनको अधिक पसंद है, तो उस चीज को दोबारा लेकर के परोसने के लिए वो प्रस्तुत हो जाते हैं। तो उनको बड़ी विनम्रता से मना करता हूँ। तो उसी तरह से जो चीजें थोड़ी सी मुझे खटकी भाषा के स्तर पर, तो पहले मैं उनकी चर्चा करता हूँ एक आलोचक के नाते, कट्टर आलोचक के नाते आप कह सकते हैं। और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा इस बारे में, बस एक दो शब्द बताऊंगा। जैसे माई कहानी में पृष्ठ संख्या 29 में जहां वृद्धा शब्द आना चाहिए था वहां वर्धा शब्द आया। अब वर्धा शब्द अचानक पढ़ते ही मुझे ये लगा जो महाराष्ट्र में नागपुर के आगे वर्धा शहर है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, उसका जिक्र कहाँ से आगे आया। तुरंत ही मैं समझ गया कि कहीं ये चूक हो गई है प्रिंटिंग के स्तर पर। तो इस तरह की जो चीजें हैं वे जितनी भी हैं उन सबको मैंने नोट किया है और उनको मैं अलग से भीष्म जी को भेज दूंगा, जिससे संशोधन हो जाएगा तो ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी। वैसे ये कमियां खटकती नहीं है, स्पष्ट मैं कहूँ, और ये स्वाभाविक है। कोई ऐसी कमियां नहीं है कि जो नहीं होती हैं। बड़े बड़े जो संग्रह है, पुराने संग्रह है, उनमें भी ये कमियां है, आज की बात नहीं है। तो ये स्वाभाविक चीज है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका सुधार होना चाहिए। अब भाषा की जब बात चली है तो भाषा के सबल पक्षों को भी हम देखते हैं। सबल पक्ष ये है भाषा का कि भीष्म जी ने कहानी के जो सादृश्य हैं उन सादृश्यों का इस प्रकार से अपने कथानक में विलय किया है कि कहानी का प्रवाह बहुत बढ़ जाता है, और इस तरह से बढ़ जाता है कि कहानी की रोचकता बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया कि मैंने पिछले 15-20 सालों में शायद पहला कहानी संग्रह होगा जो पूरा पढ़ा है, तो ये उसका एक उदाहरण है, सबल पक्ष है भाषा का। और दूसरा सबल पक्ष भाषा का ये है कि वे बड़े सरल शब्दों को लेकर के अपने कथानक को उठाते हैं, अपने प्लॉट को उठाते हैं, और उतने ही सामर्थ्य के साथ में उसमें आगे बढ़ते हुए उसका समापन भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है इनकी भाषा की। यदि सादृश्यों की और बात करें, हम थोड़ी सी और चर्चा करें, सादृश्य बड़े महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी कहानी में, उपन्यास में, या विशेष रूप से जो गद्य विधाएं हैं उनमें सादृश्य। जैसे कविता में कुछ अलंकार चलते हैं या कुछ अभिधा लक्षणा व्यंजना की बातें उनके शब्द सामर्थ्य के अनुसार चलती हैं, तो कहानी में सादृश्य इस बात को रेखांकित करते हैं कि हमारा कहानीकार अपने भाषिक प्रयोग में कितना समर्थ है। बहुत सारी बातें न कहते हुए भी वह कहानी को आगे बढ़ा देता है। पात्र के मुंह से बात नहीं होती है, बल्कि यथास्थितियां जो होती, परिस्थितियां जो होती हैं, जो हमारे चारों ओर का परिवेश होता है, हमारे आसपास की जो प्रकृति होती है, उनके जो अवयव होते हैं, उन सब के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है और बड़ी
इस बड़े स्फुरण के साथ बढ़ती आगे। ऐसा एक उदाहरण मैं भीष्म जी की कहानी से ही देता हूं आपको। एक सेकंड, मुझे खोलने में समय लग रहा है थोड़ा। तकनीक की बहुत सारी अच्छाइयां हैं तो कुछ उनमें उलझाव भी होता है, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग रहा है। दरअसल मैंने खोला था, लगता है वो फिर बंद हो गया। हाँ, ये तंग नजर का जो आरंभ है, उस आरंभ का जो पहला अवतरण है, इसको ध्यान से सुने जरा। कल बसंत पंचमी थी, आज का मौसम भी मन भावन है। सुबह की स्वस्थ ताजी हवा की बयार में जंगली फूलों की सुगंध तैर रही थी। जैतपुर से कोई 3 किलोमीटर दूर स्थित इस छोटे से रेलवे स्टेशन के आसपास प्रकृति अपनी बासंती छटा निस्वार्थ भाव से लुटा रही थी। शहर से गांव की आबो हवा कितनी अच्छी है, परंतु आज भी शहर के बासिंदों की तुलना में गांव के लोगों में प्रगतिशीलता कोसों दूर है। अब ये जो अवतरण है, ये सादृश्य का काम कर रहा है। हालांकि वर्णनात्मकता की दृष्टि से अगर देखें तो ये वर्णन किया गया है और एक अच्छा आरंभ कहानी का किया गया है। लेकिन यदि आपने महेंद्र जी को पढ़ रखा है और महेंद्र जी की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी है, तो आप बड़ी आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे किस तरह की कहानी आने वाली, ये संकेत मिलता है। और इस कारण से भले ही महेंद्र जी के मन में ये सारे पहलू हों जो जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं या ना हो, लेकिन एक आलोचक के नाते मैंने इन सब पहलुओं पर गौर किया, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है कहानी की। और इससे आभास लग जाता है कि बसंत की हवा के साथ साथ कुछ और भी नकारात्मक होगा जो हमको देखने को मिलेगा इस कहानी में, उसका आभास हो जाता है। इस तरह से इनकी हर कहानी में कुछ इस तरह की स्थितियां पैदा होती, और दोनों पक्ष बड़ी सबलता से काम करते हैं, चाहे वो सकारात्मक पक्ष हो चाहे नकारात्मक पक्ष हो। सबसे बड़ी विशेषता ये है इनकी कहानियों की कि ये सकारात्मक पक्ष को उभारते हैं नकारात्मकता के बीच से। हमारे आसपास जो नकारात्मकता बिखरी हुई है, जो तमाम सारी निगेटिविटी है, उसके जो तमाम सारे कई आयामों के चिंतन हैं, उन चिंतनों के माध्यम से वे सकारात्मकता को ढूंढते हैं। और आप ध्यान दीजिए, अगर कथानक की बात करें हम कहानियों की, तो आसपास जो भी चीजें चल रही हैं, जो समस्याएं चल रही हैं हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे इस देश में, उन समस्याओं को वो धीरे से उठाते हैं। जैसे 3 तलाक का मुद्दा है, जैसे आजकल जिस तरह से लोगों के अंदर नैतिकता का भाव जो समाप्त हो रहा है, उसके आधार पर कमल का पत्ता कहानी उनकी ऐसी ही कहानी है। इसी तरह से जेठा कहानी, जिसमें समाज की एक जो बुराई है, जो कुप्रथा है, उसको उन्होंने बखूबी उठाया है। सारी कहानियों में उन्होंने इसी तरह से समसामयिक जो समस्याएं हैं या समसामयिक इस प्रकार के समाचार परक जो कथानक आते हैं। अब एक और आयाम आप देखिए इन कहानियों में जुड़ रहा है। आप देखिए, इधर आधुनिक काल में और विशेष रूप से जो 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध रहा है, वहां से लेकर के आज तक अनेक ऐसी विधाएं हैं जो नई नई तकनीक के साथ में हमारे सामने आई। जैसे फीचर है, फीचर एक विधा बन गई जो निबंध के विकल्प के रूप में आई, और वह
उन चीजों को उठाती है जो समाचार परक है, यानी जिनके माध्यम से समाचार बनते हैं। इन कहानियों को अगर आप इस तरह से देखें तो सूचनाएं देती हैं, कहानियां या सूचनाएं जो हमारे आसपास बिखरी हुई हैं तमाम नकारात्मक रूपों में, उन सूचनाओं को उन्होंने उठा करके इस तरह से कथानकों में पिरोया है, इस प्रकार से उन्होंने पात्र गढ़े हैं, इस प्रकार से उन्होंने संवाद गढ़े हैं और इस प्रकार से उनको उत्कर्ष दिया है, उनके अंदर अंतर्द्वंद इस तरह से डाला है, भाषा उस प्रकार की उन्होंने डाली है। तो इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए आप देख सकते हैं कि कहानियों में एक जो सकारात्मक भाव है वो उभर करके अंत में हमको दिखाई पड़ता है और कोई ना कोई संदेश देती हुई कहानी ये हमको सबको दिखाई पड़ती है। बहुत सारी बातें सब लोगों ने कह दी हैं, कहने के लिए शेष नहीं है। कुछ और बिंदु हैं 2-1 जिन पर और चर्चा हम छोटी-छोटी करेंगे और उसके बाद विदा लेते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया है। बिन्नू कहानी अभी चर्चा की गीतिका जी ने, उसकी एक और विशेषता है। फणीश्वरनाथ रेणु का भी जिक्र किसी कहानी में किया है भीष्म जी ने, मुझे ध्यान नहीं किस कहानी में किया उन्होंने, लेकिन उनका भी जिक्र किया और ऐसा लगता है कि फणीश्वरनाथ रेणु से वे प्रभावित भी बहुत थे, इस कारण से कि उनके कथानक, अधिकांश कथानक आंचलिक हैं। आंचलिक से मेरा आशय है कि हमारे परिवेश से तो जुड़े हैं और आज की समसामयिक परिस्थिति से जुड़े हैं, लेकिन अपने क्षेत्र से भी जुड़े हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़े। और ऐसे में भाषा का भी उसी तरह झुकाव हो जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन एक बात दृष्टिगत रखनी चाहिए कि बिन्नू कहानी को पूरी तरह समझने के लिए आपको बुंदेली जानना जरूरी है। यानी यदि आप बुंदेलखंड से जुड़े नहीं है या आप बुंदेली भाषा अच्छी तरह जानते नहीं है तो आप बिन्नू कहानी को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे नहीं, लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। उसमें जो बुंदेली भाषा की मिठास है, बिन्नू के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग, बिन्नू जो पात्र है उसके द्वारा जो प्रयोग किया गया है भाषा का, वो अनूठा है और इतनी मिठास देता है वह अपने उस रूप में कि उसका वर्णन अभी गीतिका जी ने दूसरे संदर्भ में किया भी था। तो पूरी कहानी में वो बिन्नू केवल बुंदेली भाषा का प्रयोग करती है। अब ऐसे में बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों के लिए तो कहानी बहुत अच्छी है और जो आलोचक है उसके लिए भी अच्छी है, लेकिन एक जो सामान्य पाठक कहीं दक्षिण भारत का हो सकता है या पूर्वोत्तर भारत का हो सकता है, उसके लिए ठीक नहीं हो सकती क्योंकि उसकी पैठ इतनी अधिक नहीं। तो आप ये ध्यान करिए कि जब फणीश्वरनाथ रेणु ने महिला आंचल लिखा या पंचलाइट जैसी कहानियां लिखी उन्होंने, तो उसमें उन्होंने खड़ी बोली का ही प्रयोग किया और कुछ शब्दों का प्रयोग किया जो क्षेत्रीय थे, जो उस लोक के थे। उससे उन शब्दों की व्याख्या भी सही ढंग से हो गई और दूसरे लोग भी आसानी से उन चीजों को समझ गए। तो ये बिन्नू का प्रयोग तो आपका अच्छा है, वो अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन भाषा का जो बुंदेली भाषा का अधिक प्रयोग है उसको थोड़ा सीमित कर देना चाहिए। 2-1 वाक्य तक बात चलती है, लेकिन पूरा का पूरा वक्तव्य उसकी बजाय आप बिन्नू के संवादों को छोटा करके सादृश्य उसमें डाल सकते हैं और सादृश्यों के माध्यम से कहानी को विस्तार दे सकते हैं। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं बात को अब समाप्त करने की ओर मुड़ता हूँ। बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं। सारी 11 की 11 कहानियां बहुत अच्छी कहानियां हैं, बहुत अच्छे कथानक हैं और जो कमल का पत्ता कहानी है वो वस्तुतः औपन्यासिक कहानी, औपन्यासिक इस दृष्टि से कि उसका कथानक बहुत विस्तृत है और उसको समेटना पड़ा है उनको
बहुत संक्षिप्त करते हुए, फिर भी समेटते हुए भी आप देखिए कि ये संग्रह की सबसे बड़ी कहानी है और इसका और विस्तार हो सकता है। एक उसका दुखद पक्ष भी है, उसमें अंत में त्रासदी आती है, हालाँकि यथार्थ के पैमाने पर अगर हम देखेंगे तो त्रासदी स्वाभाविक है। लेकिन यदि उसको थोड़ा और मोड़ दिया जाए, मुझे लगता है जो भारतीय परंपरा है और सुखांत रखने की जो परंपरा है, ये बहुत ही फलदायी होती है और पाठक में एक आशा का भाव लेकर के आती है। पाठक कहीं न कहीं अंत में कमल का पत्ता के अंत में निराश होता है। जब वह उसकी प्रेमिका लौट करके प्रेमिका स्त्री उसकी विवाहिता स्त्री जो है, वो लौट करके नहीं आती। यदि वो लौट करके आ जाती, तो शायद इस कहानी का चरम कुछ और होता और आकर्षण और बढ़ जाता। मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत तौर पर आलोचक होने के नाते और भारतीय परंपरा को देखते हुए। ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात से कोई सहमत हो या भीष्म जी सहमत हो। मेरा कोई उसमें दबाव नहीं है। बस एक सुझाव है एक आलोचक के नाते। तो आज बस यहीं तक मुझे आशा है कि भीष्म जी से संबंध जुड़ा है तो बहुत आगे तक जाना चाहिए और फिर हमारी बातें मुलाकातें होंगी। बहुत अच्छा लगा कि अपने क्षेत्र के और इतने बड़े कथाकार, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ ये कहते हुए कि वे बड़े कथाकार हैं। फलक मैं देख रहा हूँ, कहानियों में जो है समाज के लिए है, व्यक्ति के लिए है, वो सारी चीज़ें देख रहा हूँ, इसलिए वे बड़े कथाकार हैं। इसलिए नहीं कि बड़े पद पर हैं, इसलिए नहीं कि वे बहुत कुछ लिख चुके हैं, बल्कि इसलिए कि वास्तव में उनके अंदर संजीदगी है। यथार्थ को लेकर के उसके सॉल्यूशन को निकालने की, उसको हल करने की, समस्या को हल करने की जो एक उनके अंदर ललक दिखाई पड़ रही है, उस कारण से मैं कह रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको सादर प्रणाम अभिवादन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। डॉक्टर राहुल को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हृदय से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और अब इस अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद कुछ भी कहना संभव नहीं है, ना ही उसकी कोई संभावनाएं बचती हैं। और केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने जब इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा बनाई थी, तो ये तय किया था कि लगभग 1 घंटे में यह पूरा कार्यक्रम सिमट जाएगा। लेकिन घड़ी की जो सुइयां हैं वो बता रही हैं कि पूरा 2 घंटे का ये कार्यक्रम हुआ। और यह जो विस्तार है और इसके साथ ही इस पटल पर अनेक लोग जो जुड़े रहे, उनकी प्रतिक्रियाएं जो निरंतर आती रहीं, उसके आधार पर अगर आकलन करें तो ये कह सकते हैं कि अनेक पक्षों को छूती हुई, विभिन्न बिंदुओं को छूती हुई आज की यह जो चर्चा है वो अपनी सार्थकता को प्राप्त कर सकी है। हालांकि ये एक संयोजक के नाते यह टिप्पणी करना उचित नहीं लगता, लेकिन एक आकलन जो है उस आधार पर इस बात को हमने कहा। और इसके पीछे जो आज के सम्मानित वक्तागण जिनके बातों को, जिनके विचारों को हमने यहाँ पर संजोने का प्रयास किया, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसलिए इस दृष्टि से हम आज इस पटल पर उपस्थित सभी वक्ताओं को, आदरणीय गीतिका वेदिका जी को, प्रतीत जी को, श्री आशीष कुलश्रेष्ठ जी को, सीमा सिंह जी को,
धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इसके साथ ही आदरणीय महेंद्र भीष्म जी ने, श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल जी ने बड़ी कृपा पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को, इसकी सार्थकता को बनाया, और इसलिए आप दोनों के प्रति भी हृदय से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। नूतन वाग्धारा पत्रिका अपने मुद्रित संस्करण के द्वारा निरंतर साहित्य की जो गंभीर चिंतन धारा है उसको लेकर के चलने का अनवरत प्रयास करती रही है और वर्तमान में भी कर रही है। वर्तमान समय और स्थितियों को देखते हुए नूतन वाग्धारा पत्रिका की ओर से यह एक अलग प्रयास है और वह प्रयास भी सार्थक हुआ। भविष्य में अन्य कृतिकारों और कृतियों को लेकर के यह चर्चा परिचर्चा का क्रम अनवरत चलता रहेगा, यह ऐसी कामना है। और इसी कामना के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति से आज का यह जो कार्यक्रम है इसको पूर्ण करते हैं। पुनः इस संवाद संदर्भ की श्रृंखला में पुनः भेंट होगी। धन्यवाद आप सबका और धन्यवाद। प्रणाम, फिर मिलेंगे अवश्य, और आपका सबका ख्याल रखिएगा। पुनश्च शुभकामनाएं श्री महेंद्र भीष्म। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।